हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, मैं आपके सामने लाइव आ चुका हूं। चलिए तो हो जाइए स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में है। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक लीनियर इक्वेशन है x-4y बराबर 0 और x प्लस 2y बराबर 24। तो 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y का मान क्या होगा? अब थोड़ा सा यहां देखिए कि मेरे दोस्त x माइनस 4y और बराबर अगर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो x माइनस 4y बराबर 0 तो x बराबर 4y हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरा आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये आपका x प्लस 2y और बराबर 24। ठीक है। अब आप बताइए x के जगह क्या रखेंगे? तो x के जगह 4y रखेंगे। तो ये मेरा 4y होगा प्लस में 2y होगा और बराबर 24। यानी कि यहां पर y का मान कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और जब y का मान 4 हो जाएगा तो x का मान क्या होगा? y का यही चार मान यहां रखेंगे, 4 चौके हो जाएगा 16। तो x का मान 16 और y का मान 4। आइए अब इसी चीज को हम मेरे दोस्त बैठाते हैं क्वेश्चन में और ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या हमारा है? 2x प्लस 3y और यहां पर 2x और माइनस का 3y। आप देख रहे हैं कि x का मान कितना आ गया है? x का मान 16 है और y का मान मेरे दोस्त हमारे पास 4 है। तो क्या होगा? ये 32 और प्लस 12 यानी कि 44 हो जाएगा। और नीचे में आप देखिए 32 और माइनस का 12 ये आपका 20 हो जाएगा। यानी कि 11 चौके 44 और 5 चौको 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आप लोग जम करके इसको शेयर अपने अपने ग्रुप में कर दीजिए। ऑफलाइन ज्वाइन करना है आप आ जाइए पटना, ठीक है, और ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन भिकना पहाड़ी, नया टोला भिकना पहाड़ी सैदपुर मोड़ के पास अपना मेन ब्रांच है, उस पर आके आप ज्वाइन कर जाइए। ठीक है। मैथ फाउंडेशन का बैच जल्द ही आएगा, 1 से 2 दिन में आएगा, आप उसमें ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है। मैथ फाउंडेशन की जो बात कर रहे हैं, टीचर वाली बैच तो चल ही रहा है। मैथ फाउंडेशन फॉर ऑल एग्जामिनेशन वेरी सून आने वाला है। 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² बराबर 24 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61। तो बताइए xy और प्लस 2z का मान क्या होगा? मेरे दोस्त अब इसको देखिए, हम सबसे पहले ये 24x माइनस का 24y और प्लस का 24z। ठीक है। तो क्या करें इसको? यहां से देखिए 16x²। ठीक है मेरे दोस्त, इधर से आप ले आइए 24x को, 24x को ले आए तो ये हमारे पास 4x का स्क्वायर है। 2ab करेंगे तो 2 गुने 4 8 8 तिया 24, यानी कि b के जगह पर हमें 9 रखना होगा। ठीक है। प्लस फिर यहां देखिए 9y² है, 9y²। और मेरे दोस्त यहां से माइनस 24y, इस पर आके प्लस 24y। अब देखिए 3 का स्क्वायर, आइए 2ab करेंगे तो 2 और 3 3y का स्क्वायर है ना, तो 2ab करेंगे तो 3 दूनी 6 6 चौके 24, यानी कि हमें b के जगह पर 16 रखना होगा, तभी तो 4 का स्क्वायर हो पाएगा। इसके बाद इसको मेरे दोस्त देखिए 4z², तो ये मेरा 4z² है और 24z इस पर आके आपका माइनस 24z हो जाएगा। और मेरे दोस्त इसके साथ क्या रखना होगा? तो देखिए यहाँ पर 2y का स्क्वायर, सॉरी 2z का स्क्वायर, माइनस 2ab जब हम कर रहे होंगे तो 2 और इंटू 2z तो हो जाएगा 4। 4 को 6 से गुना करेंगे तब 24 होगा, यानी कि हमें यहाँ पर 36 रखना होगा b के जगह पर बराबर 0। आप अगर गौर से देखिए तो यहां पर क्या हुआ? 16x² रख लिए, उधर से 24x आया माइनस में, तो b के जगह पर क्या रखेंगे? तो ये a² माइनस 2ab, b के जगह पर 9 रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये 4x का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो जब 2ab करेंगे तो 4 दूनी 8 तिया 24, तभी 24 हो पाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 9y² था, 24y आके प्लस में हो गया। अब b के जगह क्या रखें? ये 3y² है, b के जगह हम रखेंगे 16, यानी 4 का स्क्वायर, तभी तो होगा 2ab, या 2 इंटू 3y और इंटू 4, तभी जाके 24y होगा। उसी तरह से 4z² और माइनस में 24z इधर आ गया। अब ये देखिए माइनस 61 जो इधर आके मेरे दोस्त प्लस 61 होगा, तो क्या लगता है आपको? ये इधर आके जब प्लस 61 हो जाएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान देना,
थोड़ा सा ये 16x² प्लस 9y² और माइनस में 4z² माइनस का 24x और प्लस का 24y और माइनस का 24z, ठीक है मेरे दोस्त। और उधर से -61 को इधर ले आएंगे, +61 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप देखिए इस 61 में से 9 यहाँ आ गया और 16 यहाँ आ गया, तो 9 और 16 हो गया 25। अब 61 में से 9 और 16 25 हो गया, तो बच तो 36 गया, इसलिए 36 को इसके साथ हम लगा दिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो ये जो एक्चुअल में है हमारा 4x और माइनस में 3 का होल स्क्वायर है, ये हमारा 3y और प्लस में 4 का स्क्वायर है, 3y प्लस में 4 का स्क्वायर है, प्लस ये हमारे पास 2z और माइनस मेरे दोस्त ये हमारे 6 का स्क्वायर है बराबर 0, ठीक है भाई। आप कहोगे हाँ जी सर ये a माइनस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है और ये हमारा a माइनस बी का स्क्वायर है। जीवन में एक बात याद रखना, अगर स्क्वायर नंबर का योगफल 0 हो, स्क्वायर नंबर का योगफल अगर 0 है, इसका मतलब प्रत्येक नंबर ही 0 है। प्रत्येक नंबर ही 0 का मतलब ये भी हमारा 0 है, ये भी हमारा 0 है, ये भी हमारा 0 है। तो जब आप 4x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/4। फिर देखिए 3y प्लस 4 बराबर 0 है तो y बराबर होगा -4/3, ठीक है भाई। और अब यहां देखना 2z माइनस 6 बराबर 0 है तो z बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा सा जरूर आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि x का मान 3/4, y का मान -4/3 और z का मान 3 हो जाएगा। अब क्या क्या करना है, तो हमसे सवाल पूछा है xy प्लस में 2z, xy करेंगे तो x तो हमारे पास 3/4 है और y हमारे पास माइनस का 4/3 है और प्लस में 2z, तो z हमारे पास 3 है। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, ये मेरा -1 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। अब आप में से जो भी मेरे दोस्त काश करा आपका नाम गुरुजी, नाम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, बेहतरीन तरीके से देखो। अब इतना तो समझ में आता होगा ना कि 3y प्लस 4 बराबर 0 है तो 3y बराबर -4, y बराबर -4/3 है ना मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़तो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब देखो ये सवाल है x बराबर 1040, तो 2 10 50 डिग्री का मान क्या होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मेरे दोस्त, ये जो मेरा x है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1040 को क्या हम 1/cot 40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मेरे दोस्त हम cot 40 को यहां पर ले आए और x को इधर ले जाएं तो 1/x हो जाएगा, यानी 1/x का मान cot 40 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। आपसे इसका मान मांगा है, तनिक सोच के देखिए कि 1050 को जब हम चेंज करेंगे ना तो ये मेरे दोस्त हमारा cot 40 ही हो जाएगा। 1050 को चेंज करेंगे तो cot 40 ही हो जाएगा, ये 2 और इन 2, cot 40 का मान 1/2 है, 1/x है तो 1/x लिखिए, यानी फाइनली इसका आंसर 2/x है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2/x हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको चेंज करने तो आना चाहिए, जैसे आपको 1050 डिग्री को अगर चेंज करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, 10 90 और -40, ठीक है। मतलब 90 में क्या घटा दें कि 50 हो जाएगा, 40। अब देख लीजिए 10 90 -थीटा, अरे सिंपल ऐसे करिए ना, 50 में क्या जोड़ेंगे 90, 40 और 10 बदल के क्या होगा कॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कल सेट 3 कराए थे और आज सेट 14, क्यों सर, अरे वो 9-10 का सेट था, ठीक है, और ये जो है आपका मंडे टू फ्राइडे का सेट है इसीलिए, ओके। और वो जो हमारा 40 क्वेश्चन उसका रिमेनिंग है वो भी हम आपको कराएंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ये मंडे टू फ्राइडे वाली सेट है 40 क्वेश्चन वाली, ठीक है। एक सेट आगे होते रहेगा, जैसे आज 14 हुआ फिर कल 15 होगा, मतलब आज अगर आपका 15 नंबर सेट हुआ होगा तो डिस्कशन कल होगा 15 नंबर, फिर कल 15 नंबर होगा तो डिस्कशन अगले दिन होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जिस दिन टेस्ट होगा उसके अगले दिन डिस्कशन होता है।
अच्छा ठीक, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए और 4 नंबर देखिए मेरे दोस्त। देखिए आप में से किस लोगों का अगर कुछ मार्क्स से रह गया होगा तो आप अपनी तैयारी को मेरे दोस्त आगे जारी रखना, हिम्मत नहीं हारना। आपका ये भाई आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। हमें कहा कौन बी ए सी का बाइसेक्टर, बी ए सी यानी इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, बी सी से डी पर मिलता है। अब ध्यान से देखो, इस एंगल का बाइसेक्टर है मेरे दोस्त जो कि बीसी से आकर के डी पर मिलता है। इसका बाइसेक्टर बीसी से डी पर मिलता है। ठीक है, एसी हमारा 21 है, ये हमारा 21 सेमी हो गया, और बीसी हमारे पास 12 है, तो बीसी हो गया हमारा 12। ठीक है, इसके बाद क्या देख रहे हैं, बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेमी कम है, बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेमी कम है। ठीक है, एबी की लंबाई क्या होगा। अब हम एक चीज आपसे पूछते हैं, जब बीडी की लंबाई डीसी से 2 कम है तो डीसी को एक्स कह दीजिए, ये आपका x-2 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और आप देख लीजिए ये दोनों मिल करके आपका 12 है। तो ऐसा करो ना मेरे भाई, x-2 और प्लस x, अब दोनों मिलकर अगर 12 है तो x का मान कितना होगा, 7। तो आप ये देख लो कि x का मान 7, 7 में 2 जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रयोग करना है, सॉरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है भाई, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का बाइसेक्टर बेस को उसी रेशियो में बांटता है जो उसके शेष भुजा का रेशियो होगा। यानी जो आपके बीडी और डीसी का रेशियो होगा, जो बीडी और डीसी का रेशियो होगा वही ए बी और ए सी का रेशियो होगा, वही ए बी और ए सी का रेशियो होगा। अब देखिए 5:7, ये 5:7 है। तो मेरे दोस्त ए बी तो हम नहीं जानते, और ए सी हमारा कितना है, तो ए सी हमारा 21 है। यहां से 7 से काट देंगे मेरे दोस्त 3 बार में, 7 या 21, और 3 से गुना होगा 5 में तो हो जाएगा 15। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा, 15। हालांकि आप यहां एक शॉर्टकट यूज भी कर सकते हो, कहोगे वो क्या मेरे दोस्त, इनमें और इनमें जो रिलेशन है, इनमें और इनमें वही रिलेशन होगा। यानी 7 का अगर ये 3 गुना है तो 5 का ये भी 3 गुना हो जाएगा, आराम से 15 लिख पाओगे, आराम से। तो ये सब टेक्निक आपको पता होना चाहिए, और यही सब टेक्निक आपको काम देगा और कहीं आपको दिक्कत नहीं होने देगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्रिस बाबू के लिए कुछ बोल दीजिए प्लीज सर, ये डेली आपका क्लास मेरे साथ देखता है। क्रिस बाबू को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। मैं श्रद्धा बैच परचेज करा करा करूं या अर्जुन न्यू लाइए, कुछ बताइए। आप श्रद्धा और अर्जुन दोनों रखिए फोन में, ठीक है, श्रद्धा और अर्जुन दोनों रखिए। ये किस क्लास के लिए है, ये 6 to 8 और 9 10th दोनों के लिए है। अगर आप पीआरटी देते हैं तो आप भी देख सकते हैं। आप कॉमन पेपर के मैथ्स के लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा लेवल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑप्शन नहीं आपके पास बेच रहा है आप देख सकते हैं। हालांकि हम कॉमन पेपर मैथ के लिए जल्द ही एक बैच लाने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, देखो हमें कह रहा है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेमी है, इसमें उत्तरनिकृत अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दो। ये ए बी और सी, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है। हमें ये कहा कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक काम कीजिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बाय 2√3, और परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बाय √3। अब ये देखिए मेरे दोस्त, भुजा तो हमारा 12 है और बटे में 2√3 करने जाएंगे तो r बराबर क्या होगा, ये हमारा 2√3 हो जाएगा, है ना, ये 2√3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 2√3 हो जाएगा। क्या उम्मीद करें कि समझ में आया होगा।
वेरी सिंपल, समझ में आया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो नेक्स्ट। कॉमन पेपर मैथ में कितना क्वेश्चन होता है? 8 क्वेश्चन होता है मैथ का। देखिए, अब कॉमन पेपर उनकी बात कर रहा हूं जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, यानी जिनका मैथ साइंस 6 to 8 नहीं है, जिनका 9-10th मैथ नहीं है, उनके लिए कॉमन पेपर की बात कर रहा हूं। क्योंकि जिनका 9-10th मैथ है, जिनका 6 to 8 मैथ है, वो तो पढ़ ही रहे हैं। 6 to 8 मैथ साइंस, 9-10th मैथ जिनका है, आप जो मैथ पढ़ रहे हैं इसी में कॉमन पेपर का मैथ हवा मुड़ जाएगा। लेकिन जिनका पेपर एसएसटी है या कोई और पेपर है, लैंग्वेज पेपर में उनको भी कॉमन पेपर में, मतलब मैथ साइंस और मैथ को छोड़ाकर जिनका सब्जेक्ट है, तो वो कॉमन पेपर में 8 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक शंकु के आयतन का 3 गुना है। शंकु और बेलन की त्रिज्या 3 और 6 सेमी है। यदि बेलन की ऊंचाई 1 सेमी हो तो बताइए शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, ये मेरे दोस्त हमारे पास एक बेलन है और ये हमारे पास एक शंकु है। एक, हमें पता है कि बेलन शंकु की त्रिज्या 3, शंकु की त्रिज्या हमारा 3 है और बेलन की त्रिज्या हमारा 6 है। मेरे दोस्त बेलन की ऊंचाई 1 सेमी है, क्वेश्चन में कहा है ऊंचाई 1 सेमी है। आप शंकु का एल बताइए क्या होगा। बहुत आसान है, काहे कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। हमें ये कहा गया कि बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, 3 पाई से पाई हमारा कट गया, ये हो गया 36। 3 से 3 भी जाएगा, 9 इंटू एच हो जाएगा। एच बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब जैसे ही मेरे दोस्त शंकु की ऊंचाई, ध्यान दो, ये हमारा 4 हुआ, ये 4 ये 3 तो ट्रिपलेट से ये कितना होगा? 5। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा हो जाएगा 5। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जितेंद्र लिखता है कि आपके कृपा से मेरा TR 3.0 9-10th मैथ में रैंक 4 है। मेरे दोस्त क्या बोलूं, जानते हो, ये सब आप लोग जब कहते हो ना, मन मेरा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन मुझे दुख 2-4 दिन पहले हुआ था। मैंने ये देखा कि बच्चे हमारे पास पढ़े, बच्चे प्लेटफॉर्म में पढ़े, 1 to 5 रैंक के अंदर है, लेकिन चंद पैसों के कारण वो कहीं बिक गए, कहीं दूसरे जगह पर बिक गए और वहां पे अपनी फोटो खिंचा ली। आप सोचिए मेरे दोस्त, जिसके लिए मेहनत मैंने की वो हमारे साथ पढ़ा। अगर मेरे पास नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, लेकिन चंद पैसे के लिए बिकना तो नहीं चाहिए था, है ना। तो चंद पैसे के लिए बिक जा रहे हैं। आप बताइए, एक शिक्षक हो करके अगर 20,000 30,000 50,000 में बिक जा रहे हैं और बस 50,000 40,000 30,000 रुपए लेकर ये कह देते हैं कि हाँ मैं यहीं पे पढ़ा था, ये कितना अजीब बात है, बड़ा दुख होता है ना। तो आप लोग को सफलता मिली है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मेरे दोस्त, सफलता जहां पाई है, जिनके साथ पाई है, आप उन्हीं से मुलाकात करें, उन्हीं से मिलें, उन्हीं को अपनी सफलता का श्रेय दें। अगर आप उन्हें अपनी सफलता का श्रेय नहीं भी देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे को ना दे दें। क्योंकि देखिए, इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि 20-50,000 में आपको तो खरीद लिया जाएगा, लेकिन वो 50,000 रुपए आपको देकर आपको खरीद लिए, लेकिन उस 50,000 में वो 10 लाख 20 लाख का बिजनेस करेंगे। और पता है आपका क्या होगा? आपका वीडियो देख करके, अरे रैंक 4 रैंक 3 रैंक 2 रैंक 1 यहां से पढ़ा है, रैंक 5 यहां से पढ़ा है, हम भी यहां पढ़ेंगे। और इस अवस्था में वो क्या करेंगे? वहां के कोर्स परचेज करेंगे। लेकिन अंत में उनको निराशा हाथ लगेगी, उनका रिजल्ट नहीं होगा। जानते हो दोस्त, ऐसे अगर 100 बच्चे भी हो गए ना, तो उसके पाप किसके माथे लगेगा? उसका पाप आपके माथे लगेगा। जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाओगे।
आपको हमेशा ये बात, दो बात हमेशा आपको परेशान करेगा। एक बात कि मैं जिसके साथ पढ़ा उसके साथ गद्दारी किया, अपने गुरु के साथ गद्दारी किया। दूसरी बात, चंद पैसों के लिए मैंने ईमान बेच दिया और मेरे ईमान बेचने के कारण कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपको क्या लगता है आपके 40-50 हजार में बिक जाने के कारण जो लड़कों की जिंदगी बर्बाद होगी, क्या उसकी बर्बादी का पाप मास्टर के ऊपर लगेगा? नहीं नहीं, उसकी बर्बादी के ऊपर का जो पाप है वो उन्हीं के हाथ लगेगा जिनके कारण बच्चे वहां पहुंचे। तो थोड़ा सा इन सब बातों पर ध्यान देना है। और मेरे दोस्त, मैं यही कहूंगा ईमानदारी से, आप जहां पढ़े हैं आप वहीं जाइए, उन्हीं के पास जाइए। गलत हाथों में अपना रिजल्ट अपने आप को बताइए। एक शिक्षक का क्या ईमान केवल 50 हजार का है? 50 हजार में बिक जाएगा? वो समाज को क्या दिखाएगा? समाज को क्या मुंह दिखाएगा? समाज में कलंक बन के रह जाएगा, है ना? तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना है और अपनी ईमानदारी, अगर आप ईमानदार नहीं है, आप ईमानदारी किसी को कैसे सिखा पाएंगे? ठीक है, तो मेरे साथियों, आप में से जिनका सिलेक्शन होता है, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो भी सफल होते हैं, आपकी इच्छा है आप अपने संस्थान में आइए, आपका संस्थान आपका स्वागत करता है। लेकिन अगर आप हमसे नहीं पढ़े हैं तो आप हमसे भी ना मिले, आप जिनसे पढ़े हैं उन्हीं से मिले, लेकिन ईमानदारी बरतना है मेरे दोस्त। ये रिजल्ट की खरीद बिक्री को रोकना है मेरे दोस्त, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, आइए हम अपना काम करते हैं, ठीक है? तो ढेर सारी शुभकामना मेरे जितेंद्र भाई। ये मैं आपके लिए नहीं बोला, कुछ घटनाएं ऐसी घट गई या घट रही हैं, रिजल्ट की खरीद बिक्री इधर से उधर हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको सावधान किया कि उस चक्रव्यूह में आप मत पड़ जाइएगा, ठीक है? क्योंकि आपने अगर 4th रैंक बोला है तो बहुत लोगों की नज़र आप पर होगी, क्योंकि हमारे क्लास के मैसेज पर बहुत लोगों का नज़र होता है, ठीक है? चलिए आइए काम करते हैं मेरे दोस्त। आइएगा पटना, आपका स्वागत है, वेलकम है। जब भी आपको समय मिले, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उस चक्रव्यूह में आप नहीं पड़ेंगे। मेरे दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का सवाल है। यदि दी गई संख्या 925x85 11 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? जानते हैं 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि एकांतर स्थान पे जो डिजिट हैं उनके आप 2 ग्रुप बनाइए, एकांतर स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उनका 2 ग्रुप बनाइए। तो एक ग्रुप में 8, 5 और 9 दिखेगा, एक ग्रुप में 9, 5 और 8 दिख गया, और दूसरे ग्रुप में मेरे दोस्त ध्यान दो 5x और 2 दिख गया। ये 5, यहां ध्यान दो, 5x और 2 दिख गया, ठीक है भाई? तो आपने यहां पर ध्यान देना है कि हम एकांतर स्थान पर आए अंकों का 2 पेयर लगाएं। तो अल्टरनेट प्लेस पर आए डिजिट का 2 पेयर लगाइए। इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, इस तरह से मेरे दोस्त, ठीक है? अब आप स्वयं मुझे बताइए, 8, 5, 9, 5, 14, 14, 8, 22, ये तो मेरा 22 है, और ये मेरे पास मेरे दोस्त 7 + x है। आपको लगता है कि क्या हम यहां पर 0 बना पाएंगे इन दोनों का डिफरेंस? तो मित्र मेरे, ये बात याद रखो कि आप इनका डिफरेंस 0 नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम मान 9 ही रख सकते हो, किसी डिजिट का मान 9 से ज्यादा नहीं रहेगा, और मिनिमम 0 ही रख सकते हो। आप अगर 9 भी रख दिए ना तो 9, 7, 16, भाई 9, 7, 16, 22 में 16 जाके कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब 0 तो नहीं बना सकते। तो फिर 11 बनाने का कोशिश करते हैं, तो 22 में क्या घटा दे के 11 बनेगा? तो 22 में 11 घटाएंगे तो 11 बनेगा, और 11 बनाने के लिए x को 4 रखना होगा, यानी कि हम x का मान कम से कम 4 रखेंगे, तभी जाकर इन दोनों का डिफरेंस 11 आएगा, ठीक है दोस्त? तो यहां से आपके x का मान मिनिमम कितना संभव है? 4 संभव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिस्ट कौन सा बैच शो कर रहा है? आप मेरे दोस्त श्रद्धा बैच 9-10 के लिए जो है आप वो ले लीजिए, या फिर 6 to 8, 9-10 दोनों के लिए जो श्रद्धा बैच आप वो भी ले सकते हैं। अब बढ़िए, ध्यान दीजिए, 4, 4, 4
के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? 444 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? आप तनिक सोच के देखिए, अगर इसके धनात्मक गुणनखंड बोला है तो पॉजिटिव फैक्टर्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो आपको क्या करना है? आप कोई भी बैच ले लो ना, 6 to 8 9 10 कंबाइंड वाले या 6 9 10th वाले, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना है। आओ काम करते हैं। पूरा ध्यान देना, 4 4 4 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? मित्र मेरे, सबसे पहले इसको प्राइम बेस में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? 4 गुने 111। 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर और 111 का मतलब है 3 गुने 37। आप देख लीजिए मेरे दोस्त, प्राइम बेस में बदल गया। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 37 भी प्राइम है। क्या चाहिए आपको? आपको तो ऑल फैक्टर चाहिए। और जब आपको ऑल फैक्टर्स चाहिए तो क्या करना है? पावर 2 है तो 3 लिखिए, पावर 1 है तो 2 लिखिए, और पावर 1 है तो 2 लिखिए। फाइनली 3 दूनी 6, 6 और दूनी 12 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट जो हमारा है वो 12 हो जाएगा। कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्र, चलो। ध्यान रखना है कि किसी भी कोई भी बैच एक्सपायर नहीं होगा। अगर उसमें वैलिडिटी खत्म होने वाली होगी वो वैलिडिटी बढ़ेगा। 4.0 का कोई भी बैच एग्जाम से पहले एक्सपायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। 4.0 के सारे बैच एग्जाम तक रहेंगे। वैलिडिटी अब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखो 9 नंबर सवाल, 11.4 की पावर 4 पर रेकरिंग है, 22.566767 पर रेकरिंग है, 33.5959 पर रेकरिंग है। बताइए इसका मान क्या होगा? मेरे दोस्त जानते हो, एक 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 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 1 डिजिट पर रेकरिंग है, यानी तीनों अलग अलग बेस का हमारे पास टर्म है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? ऐसे सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा बेसिक प्रयोग करें। हालांकि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना बनाए भी आंसर लगा सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ध्यान दो मेरे दोस्त। कहोगे क्या क्या देख रहे हो? अरे भाई, आप डेसिमल के बाद देखो यहाँ पर कितने डिजिट पर रेकरिंग है। पहले बेसिक से बता देता हूँ, फिर एप्टीट्यूड बताऊंगा। ये देखो 11 दशमलव, यहाँ ध्यान देना, 11.4 4 पर रेकरिंग है। आप रेकरिंग हटा दीजिए, रेकरिंग हटाइएगा तो 4 क्या होगा? बार बार रिपीट हो जाएगा, बार बार रिपीट हो जाएगा। रेकरिंग हटा के बट्टा में 9 भी डालते हैं, और रेकरिंग हटाने का ये मतलब भी होता है, ये ध्यान रखना। अब मेरे दोस्त यहाँ देखो 22 दशमलव, ये 22.567, रेकरिंग हटा देंगे 6 7 से, तो 6 7 क्या होगा? बार बार क्या होगा? रिपीट करेगा। एक बार और 4 लिख लो, 6 7 रिपीट करेगा। तो पहले मेरे दोस्त प्लस वाले को आप जोड़ लीजिए। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी रेकरिंग हटा के बट्टा हम 9 कब डालेंगे और ऐसे रिपीट कब कराएंगे? तो याद रखना कि जब अलग अलग बेस का टर्म हो, जैसे डेसिमल के बाद 1 अंक है 1 पर रेकरिंग, यहाँ 3 अंक है 2 पर रेकरिंग, यहाँ 2 अंक है 1 पर रेकरिंग 1 पर नहीं, मतलब तीनों अलग अलग तरह का टर्म है। जब तीनों अलग अलग तरह का टर्म हो और बीच में प्लस माइनस का साइन हो, तो ऐसी अवस्था में इसी प्रकार बनाइएगा। लेकिन अगर इनमें गुणा का चिन्ह कहीं पे होता तो फिर रेकरिंग हटा के बट्टा में 9 लिखते। ठीक है भाई। और दूसरा एक और कारण है बट्टा में 9 लिखने का, जब हर टर्म एक ही बेस का हो, जब हर टर्म में एक ही प्रकार का बेस होता, तो वैसी स्थिति में, जैसे कि दशमलव के बाद 1 पर रेकरिंग है तो यहाँ भी 1 ही पर होता, यहाँ भी 1 ही पर होता, तो वैसी स्थिति में भी रेकरिंग हटाकर बट्टे में 9 डालते। तो रेकरिंग हटाकर बट्टे में 9 दो स्थिति में डालते हैं, जब सबका बेस एक जैसा हो, और दूसरा बीच में गुना का चिन्ह हो। लेकिन यहाँ तो बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है और तीनों अलग अलग बेस का टर्म है, इसलिए ये मेथड यहाँ पर सटीक बैठेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। पहले जोड़ो, 7 4 11, 6 4 10, 10 1 11। यहाँ देखना 7 4 11 1 12, मेरे दोस्त 10 1 11, 11 1 12, 10 1 11, 11 1 12, 10 1 11, और 9 और 1 10। ठीक है। और यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये मेरे दोस्त 3,
एक 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया अभी फिलहाल हमने प्लस वाले को जोड़ दिया, यानी ई दोनों का ऑपरेशन हो गया। अब इनको उठाइए, उनको उठा के लाइएगा 33 और दशमलव, वहां पर 5 9 9 पर रेकरिंग है, तो मेरे मित्र रेकरिंग हटाइए, तो ये हमारा 9 9 9 9 9 9 और 9 डॉट 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 डॉट। ठीक है दोस्त, अब आप इसे क्या करना है, आपको घटाना है, तो घटाइए जरा सा। 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 में से 9 गया ये 1 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 1, और ये 9 में से 5 गया तो 4, और इधर क्या होगा 33 में 33 जाएगा तो 0। तो इस तरीके से आपने मेरे दोस्त ये देखा यहाँ पर कि बिना रेकरिंग वाले एक डिजिट है, बिना रेकरिंग वाले यहाँ भी एक डिजिट है, तो आंसर में भी बिना रेकरिंग का एक डिजिट होगा, तो बिना रेकरिंग का एक डिजिट होगा, इसलिए 4 रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद आंसर में कितने डिजिट पर रेकरिंग होंगे, तो यहाँ 1 डिजिट पर रेकरिंग है, यहाँ 2 डिजिट पर रेकरिंग है, और यहाँ 1 डिजिट पर रेकरिंग है। तो हर टर्म में कितने कितने डिजिट पर रेकरिंग है आप उसको मेरे दोस्त लिख लीजिए। ठीक है, पहला टर्म में 1 अंक पर रेकरिंग, दूसरा में 2 अंक पर रेकरिंग, तीसरा में 1 अंक पर रेकरिंग। आंसर में कितने डिजिट पर रेकरिंग होंगे उसके लिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, यानी आंसर में 2 डिजिट पर रेकरिंग होगा, आंसर में 2 डिजिट पर रेकरिंग होगा, पहले ही पता चल गया। इसलिए मेरे दोस्त आप देखो 2 डिजिट आपको बार बार रिपीट नजर आएगा, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 देख रहे हो ना, बार बार रिपीट आ रहा है, इसलिए मेरे दोस्त इसका आंसर होगा 0.4। 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 2 पर रेकरिंग, यानी आराम से ये सवाल आप बना सकते हो, कहीं से कोई समस्या नहीं है। लेकिन न्यू बैच ले लें देखिए, अगर आपको रिकॉर्डिंग बैच के साथ पढ़ना है, मतलब कुछ पीछे का भी आप मैनेज करके जल्दी खत्म करना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। आप कुरुक्षेत्र 4.0 लेकर के भी मेरे दोस्त वीओडी देख करके भी आप कर सकते हैं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फोर पॉइंट जीरो में कितना पढ़ा चुके हैं, 4.0 के कई बैचेज हैं। ठीक है, 4.0 के कई बैचेज हैं, कुल बैचेज कुछ ऐसे बैचेज हैं जो रनिंग हैं, और कुछ ऐसे बैचेज हैं जो अभी स्टार्ट ही हुआ है, कुछ ऐसे बैचेज हैं जो अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको देखिए। ये ध्यान से देखो, 0.00576 हम देख रहे हैं, 576 का वर्गमूल तो मेरे दोस्त 24 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद यहां पर हम देख पा रहे हैं कितने डिजिट है मेरे दोस्त, तो डेसिमल के बाद 3 2 5 5 डिजिट हमें दिख रहा है, और y का मान हमसे मांगा गया है। अब तनिक सोच के देखिए मेरे दोस्त कि यहां पर जबरदस्तियां वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 और 2 5 डिजिट है, और दशमलव के बाद 5 डिजिट है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि आपको क्या करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर कीजिए। तो 0.00 ये 576 और इंटू वाई, और इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 और 2 अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए डेसिमल जैसे ही हटाएंगे तो 3 और 2 5, यानी मेरे दोस्त यहां पर 5 जीरो, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो यहां पर 2 जीरो हो जाएगा। अब इसको तनिक आप देख सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, और ये 576 से 576 भी कट गया, यानी फाइनली y बराबर अगर हमें कुछ दिख रहा है तो 1000 दिख रहा है। तो y का मान हमारे यहाँ 1000 दिख रहा है, बड़े आराम से आप काम किए होंगे और कहीं दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। नया बैच का टाइम टेबल 3 से 5 है, 3 से 5। हम देख रहे हैं कि आप सभी बहुत कंफ्यूज हैं, कल हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ श्रद्धा बिल्कुल नया है। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, ये आप देख लो यहां पर क्यूब है, क्यूब, ये x-4 की क्यूब प्लस x-5 की क्यूब प्लस x-3 की क्यूब बराबर ये 3 इंटू x-4 x-5 और x-3, तो x का मान क्या होगा। अब आपको मेरे दोस्त ये बताऊं, ये क्यूब है यहां पर क्यूब,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और बराबर 3abc होता है तो इस स्थिति में a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाते हैं, 0। जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है तो इस स्थिति में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, तो इस स्थिति में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए हमारा x माइनस 4 है, b हमारा x माइनस 5 है और मेरे दोस्त c हमारा x माइनस 3 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। यहां पर 3x और माइनस 5 4 9 और 9 3 हो जाएगा 12 बराबर 0, यानी x का मान कितना, 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x का मान 4। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। मेंसुरेशन नहीं आता है, आ जाएगा, मेंसुरेशन आ जाएगा। महाभारत बैच, ठीक है, महाभारत बैच के अंदर, कुरुक्षेत्र बैच के अंदर मेंसुरेशन पढ़ा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी अभी श्रद्धा नया नया स्टार्ट हुआ है तो इसमें भी आगे चल के मेंसुरेशन होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 40 क्वेश्चन का सेट कहां मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा √3/2। ए और बी न्यून कोण है, तो बताइए कोण ए और बी का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप देख पा रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इसका मान भी √3/2 है। और मेरे दोस्त यहां देख लो कॉस ए माइनस बी इसका मान भी √3/2 है। ठीक है, आप सोच के देखिए, साइन में √3/2 कितने डिग्री का मान है, ये मेरे दोस्त 60 डिग्री का मान है। और कॉस में √3/2 कितने डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का मान है ना। तब तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी का मान हमारा 60 है और a माइनस बी का मान ये हमारा 30 है। ठीक है, अब a से a हमारा चला गया, सॉरी b से b चला गया, a प्लस a 2a बराबर 60 और 30 90। यहां से a का मान क्या होगा, 45। अब आप ये देखिए मेरे दोस्त कि जब a प्लस बी का मान 60 जिसमें a हमारा 45 है तो b हमारा हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45 और 15। क्या उम्मीद करें कि समझ में आया होगा। आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कृष्णा मौर्य कोई कूपन कोड नहीं है, आप आराम से बैच परचेज कर लीजिए। 9th के लिए श्रद्धा बैच आप परचेज कर लीजिए। कल हम इस पर एक डिटेल वीडियो बना देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत कंफ्यूजन है आपको, कल करा देते हैं। ये मेरे दोस्त देखिए, आप में से जिनका 11th-12th के लिए यानी पीजीटी मैथ्स जिनको भी चाहिए होगा, यानी जो भी आप में से या फिर आपके कोई दोस्त मित्र आसपास में हो जो पीजीटी मैथ्स की तैयारी करते हो, तो हमारे संस्थान के सबसे अनुभवी शिक्षक मैथ्स के कौशलेंद्र सर हैं। और जिन्होंने मेरे दोस्त इनकी एक लंबा कैरियर रहा है, लंबा इनका अनुभव रहा है, क्योंकि इनकी ये खुद अभी इन्होंने कहा है खुद से कि 50 ईयर्स में सर प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 26 से 28 साल का एक्सपीरियंस सर का है ना पढ़ाने का। तो आप पीजीटी के लिए सर के साथ एकदम विश्वास करके जुड़ सकते हैं और लगातार शानदार रिजल्ट के लिए मैं क्या सर की तारीफ करूं, सभी जानते हैं जो छात्र सर से पढ़े हैं और जो लगातार पढ़ रहे हैं। तो आपके कोई भी मित्र अगर पीजीटी वाले हैं तो आप आराम से सर को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए ये क्या है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेमी और 8 सेमी है। यदि तीसरी भुजा x हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। आप ये देखिए मित्र मेरे, अगर त्रिभुज की एक भुजा हमारा 3 सेमी है और एक हमारा 8 सेमी है और एक हमारा x सेमी है, तो विकल्प में से कौन सा सही होगा। आप जानते हैं इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा का मान अन्य दो भुजा के अंतर से बड़ा होगा और मित्र मेरे उन्हीं के योगफल से छोटा होगा। यानी त्रिभुज की किसी एक भुजा का मान दो भुजा के अंतर से बड़ा होगा और योगफल से छोटा होगा। यानी x का मान तीसरी भुजा का मान 5 से तो बड़ा होगा लेकिन 11 से छोटा होगा। तो मेरे दोस्त इस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है।
आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, वेलकम है, स्वागत है आपका। ये हमारा 13 नंबर सवाल है। आइए चलते हैं 14 नंबर सवाल पर। मित्र मेरे, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है किसी त्रिभुज में कोण 1 1 और 2 के रेशियो में है, सबसे बड़ी भुजा 6 रूट 2 सेमी है, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मित्र मेरे, ये समकोण त्रिभुज है। आज के बाद आपको इस बात की गठरी बांधना होगा। त्रिभुज के तीनों कोण 1 1 और 2 के रेशियो में है। अनुपात की राशि x मान लेंगे तो x x और 2x हो जाएंगे। आप ही बताइए, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण x x और 2x है, तो मेरे दोस्त हम सीधा सीधा ये कहें, छोड़िए x x x 2x, त्रिभुज के तीनों कोण 1 1 और 2 है। आप तो जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, तो यूनिट में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, और तीनों कोणों का योगफल होता क्या है? 180। त्रिभुज के तीनों कोण का, यहां से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? तो मेरे दोस्त हो जाएगा 45। अब एक का मान 45 तो ये 45 होएगा, ये भी 45 होएगा, और एक का मान 45 तो दो का मान क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त ये समकोण त्रिभुज है। ये हमारा एक 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 45 है और ये हमारा 45 है। क्या ये सिर्फ समकोण है? नहीं, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? दो कोण अगर बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। यानी इसको अगर हम एक रेशियो मानते हैं तो ये भी रेशियो एक होगा, और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो जाएगा, यानी 1 1 और √2। यही जो हाइपोटेन्यूज √2 है वो क्वेश्चन में दिया है 6√2। तब तो यहां से एक रेशियो का मान आ जाएगा 6, और जब एक रेशियो का मान 6 हो गया तो लीजिए मेरे दोस्त, ये भी हमारा 6 हो गया और ये भी हमारा 6 हो गया। आज अगर हम इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो 1/2 बेस और इंटू हाइट, फाइनल आंसर 18 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 18 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखिए कि ये क्या है। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 91 है, उनके क्षेत्रफल में 2002 का अंतर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मेरे दोस्त, दो वृत्त के त्रिज्या का जो योगफल है वो हमारा 91 है। कह रहे दोनों के एरिया का अंतर 2002 है। तो लो मेरे दोस्त, एक का एरिया होगा पाई बड़ी आर स्क्वायर, एक का एरिया होगा पाई छोटी आर स्क्वायर। ये हमारा 2002 है। अब दोनों में से पाई कॉमन आएगा तो 22/7 पाई कॉमन कर लीजिए, यहां से आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बराबर ये 2002 हो जाएगा। मित्र मेरे, अगर हम यहां से काटना भी चाहेंगे तो 22 नमे 198 और 22 एकम 22। अब आप देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है बराबर 91, और ये वाली 7 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और आपको भली भांति पता है कि r प्लस r ये क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है 91। अब आप ही देखिए, 91 से 91 चला जाएगा तो r माइनस r कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो लीजिए मेरे दोस्त, r माइनस r अगर हमारे पास 7 हो गया और मुझे बड़ी r चाहिए तो जोड़ दीजिए यहां से, ट्वाइस ऑफ r ये हो जाएगा 98, यानी r का मान हो जाएगा 49। तो इस तरह से इस कैपिटल R यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारा 49 हो जाएगा। लेवल और बढ़ाइए। हाँ मेरे दोस्त, लेवल हम और बढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे लेवल उस लेवल तक पहुंच जाएगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मेरा आज टेक्नीशियन का पेपर था, आपके और साइंस आशीष सर के कारण हमने मैथ्स और साइंस को फोड़ दिया एग्जामिनेशन में। चलिए मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, आइए इसको देखिए क्या है। यदि साइन 20 प्लस एक्स डिग्री बराबर 0, 20 प्लस एक्स जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो 2 साइन स्क्वायर 3x प्लस 15 का मान क्या होगा? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, यहां ध्यान दो, साइन ऑफ एंगल 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स और बराबर मेरे दोस्त क्या है? 0। बराबर आपका 0 है। एक मिनट रुक जाइए, ध्यान से देखिए। अब ये 3x प्लस में इतना, ये इतना, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए साइन ऑफ एंगल 2x और 20 और प्लस x बराबर, अगर मेरे दोस्त ये 0 है, क्या कर सकते हैं?
तो आपको तो पता है कि ये साइन में कितने डिग्री का मान है, ये साइन में 0 डिग्री का मान है, ठीक है। और 20 प्लस एक्स का मान 0 या उससे बड़ा, 90 या उससे छोटा, मतलब इसका मान 0 हो सकता है, कोई बात नहीं। तो मेरे दोस्त आपने देखा कि साइन ऑफ एंगल 20 प्लस एक्स बराबर 0, तो 0 तो साइन में 0 डिग्री का मान है, तो दोनों तरफ अगर रेशियो इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि 20 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां से x का मान हो जाएंगे माइनस का 20। अब x का मान माइनस का 20 हो गया, तो मेरे दोस्त यही x का मान -20 क्वेश्चन में डालिए। तो अब यहां पर अगर आप डालिएगा तो 2 साइन स्क्वायर, सोच के देखिए, x का मान -20 यहां डालेंगे -60 और +15 हो जाएगा -45, माइनस ये हमारा कॉसेक स्क्वायर। फिर देखना -20 रखेंगे, -20 और 2 -40, -40 + 10 हो जाएगा -30, ठीक है। अब यहां देखिए 2 इंटू साइन 40 हो साइन 45, अरे साइन स्क्वायर माइनस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, यानी सीधा हो जाएगा 1/2 माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ही होगा, तो कॉसेक 30 2/√3 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/3। अब यहां से हमारा एलसीएम हो जाएगा 3, ये 3 और माइनस में 4, फाइनल आंसर -1/3, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा -1/3 आ रहा है, ठीक है। -3 होना चाहिए। अब देखिए -3 कैसे हो सकता है, आपको थोड़ा ये भी तो समझना होगा कि -3 भरा होने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए, कि बस यूं ही -3 कह देंगे। हाँ, होना चाहिए -3। आप गलत मान रख दिए हैं, मान कहां गलत लिखे हैं, यहां पर। अब देखिए मेरे दोस्त, यहां पर ये हमारा 2 हो गया, साइन स्क्वायर -45 ये हमारा 1/2 होगा, कॉसेक 30 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहां से रिजल्ट -3 होगा। सॉरी मेरे दोस्त, हमने मान ही रॉन्ग रख दिया था, ठीक है, मैंने मान रॉन्ग रख दिया था। सर जब सॉल्व करते हैं तो कुछ बेसिक नहीं आता है और कुछ कुछ आता है, क्या करें, आपको धीरे धीरे आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको देखिए, ये क्या है, कहता है एक वृत्त के बाहर कहीं एक पॉइंट P स्थित है जो कि वृत्त के केंद्र से 26 सेमी की दूरी पर है। P से खींची गई एक प्रतिच्छेदन रेखा PAB इस वृत्त को A और B पर ऐसे काटती है कि PB बराबर 32 और PA बराबर 18। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए कितना मजेदार बात है, थोड़ा सा इस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। हमें ये कहा गया कि वृत्त के बाहर कहीं एक पॉइंट है P, ठीक है। अब इस पॉइंट से क्या क्या हो रहा है वो देखिए। सबसे पहली बात, अच्छी बात है, धन्यवाद। अब हम यहां से देख रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या के बाहर, अच्छा एक वृत्त के बाहर एक पॉइंट P है जो कि वृत्त के केंद्र से 26 सेमी की दूरी पर है, यानी वृत्त के केंद्र से ये मेरे दोस्त 26 सेमी की दूरी पर है, 26 सेमी, ठीक है। हमें कह रहा है कि एक छेदक रेखा PAB लीजिए, एक छेदक रेखा हमारा PAB है जो वृत्त को कहां कहां टच कर रही है, A पर भी कर रही है और मेरे दोस्त B पर भी कर रही है। आप सोचिएगा कि आपको कैसे पता कि मेरे दोस्त सेंटर है, आपको कैसे पता कि A इधर होगा और B इधर होगा, ये हमको वैल्यू से पता चला, क्योंकि हम देख रहे हैं PB बराबर है 32, तो PB बराबर मेरे दोस्त 32 है, ये हमारा 32 है, ठीक है। और AP बराबर हमारा है 18, यानी AP बराबर हमारा है 18। ये तो सोचने वाली बात है, अगर P से A नजदीक है और P से B दूर है, यानी कि यहां पर A रहा होगा और यहां पर B रहा होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब हमें कह रहा है कि सर बताइए इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हम अब क्या करेंगे वो देखिए। हम यहां से मेरे दोस्त एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, एक स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा, और मेरे दोस्त यही हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहीं से हमारा ये निकलेगा। लेकिन इसके लिए हमें एक टेक्निक यूज करना होगा। कहोगे कौन सा टेक्निक? मेरे भाई आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, आइए उस पर हम थोड़ा फोकस कर लें। आपने पढ़ा होगा कि एक सर्कल के बाहर स्थित किसी पॉइंट से सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखा और एक मेरे दोस्त इसका सीकेंट लाइन,
यानी कि टेंजेंट एंड सीकेंट कंसेप्ट आप पढ़े होंगे। अगर ये P है, ये मेरा A है, ये मेरा B है और E मेरे दोस्त मान लो हमारा T है, तो क्या होगा सीकेंट एंड टेंजेंट कंसेप्ट? तो पूरा सीकेंट यानी कि PB और इनटू बाहरी सीकेंट यानी कि AP और बराबर स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी कि PT स्क्वायर। ये मेरे दोस्त जबरदस्त एक रिजल्ट है जिसका इस्तेमाल आप हमेशा ही करते हो। चलो आज इसका इस्तेमाल करके हम स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज आप देख लीजिए, ये आपका सीकेंट लाइन है, ये आपका टेंजेंट लाइन है, इसको हम T से लिख देते हैं, ठीक है। इसको मेरे दोस्त हम T से लिख देते हैं। आइए और देखिए, तो पहले सीकेंट और टेंजेंट कंसेप्ट से टेंजेंट निकालते हैं। तो पूरा सीकेंट यानी मेरे दोस्त आपका PB और इनटू बाहरी सीकेंट ये आपका AP और बराबर पूरा AP का स्क्वायर है ना, पूरा ये हमारा PB है, तो मित्र मेरे ये हमारा हो गया PB का स्क्वायर। अब सोचिए, ये मैंने क्या कर दिया यार, स्पर्श रेखा का स्क्वायर ना, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। PB इंटू AP हो गया पूरा सीकेंट इंटू बाहरी सीकेंट बराबर स्पर्श रेखा का स्क्वायर, स्पर्श रेखा ये PT है, तो ये हमारा हो जाएगा PT स्क्वायर, ठीक है दोस्त। अब बताओ ये पूरा PB कितना है, ये हमारा 32 है, और यहां देखना PA कितना है, ये हमारा 18 है, बराबर PT स्क्वायर। अब यहां से PT बराबर क्या होगा, रूट के अंदर सोचिए, 32 को 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, ये मेरा 18 है, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 18 दूनी 36 का वर्गमूल हमारा 6 होगा, तो इस प्रकार PT हो गया 24। तो ये हमारा PT आ गया 24 सेमी, ठीक है। अब आप देखो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कर्ण है 26, आधार है 24, तो लंब कितना होगा, तो ये अगर 26 है, ये अगर हमारा 24 है, तो निश्चित तौर पर ये हमारा 10 होगा। तो मेरे दोस्त त्रिज्या यहां पर कितने हो जाएंगे, 10, और बड़े आराम से आप काम कर पाएंगे, कहीं आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है मित्र। ये था हमारा 17 नंबर। अब आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 देखिए क्या है, यह कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8 और मेरे दोस्त 10 और 12 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो भाई लोग, इन सब से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या आपके पास 120 है ऑप्शन के अंदर, क्योंकि इन सब से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगा, और इनका एलसीएम 120 ही है जो ऑप्शन में अवेलेबल है। ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आओ मेरे दोस्त देखते हैं, इस पर देखते हैं ये क्या है। 25 संख्याओं का औसत 64 है, पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्या का औसत इतना और इतना है। यदि 12वीं संख्या 61 हो तो 12वीं और 13वीं को निकाल देने के बाद जो शेष संख्या बचेंगे उनका औसत क्या होगा। आपको मैं एक बात पूछता हूं, आप कहोगे क्या सर? पहली 13 संख्या के औसत और अंतिम 13 संख्या के औसत को जब देख रहे हैं, ये तो 26 न हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, फर्स्ट 13 नंबर और मेरे दोस्त लास्ट 13 नंबर, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो बोलिए ना, 13 संख्या का औसत अगर 62.8 है तो योगफल क्या होगा, 13 गुने 62.8। अंतिम 13 संख्या का औसत अगर 72.2 है तो योगफल होगा 13 गुने 72.2। हमें कहता है इन दोनों का योगफल। ध्यान दो, हमें कहता है, अब हम ध्यान देना, ये पहली 13 संख्या का योग, ये अंतिम 13 संख्या का योग, ये तो हो गया 26 संख्या। अब इनमें से 25 संख्या का योग घटा दीजिए, तो 25 संख्या का औसत है 64, योगफल होगा 25 गुनी 64। इससे क्या बाहर आएगा, प्रथम 13 और अंतिम 13 जब हम लिख रहे थे तो संख्या तो 25 ही था। प्रथम 13 1 से 13, अंतिम 13 25 से आके 13 तक, यानी 13वीं संख्या 2 बार इंक्लूड हो गया। तो क्या करेंगे, 26 संख्या के योग में से जब 25 संख्या को हटाएंगे तो यहां से हमें 13वीं संख्या ही मिलेगा, ठीक है भाई। तो अब 13 देखो यहां पर कॉमन आ जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा, 13 कॉमन लेंगे तो इतना प्लस इतना, तो जोड़ के क्या होगा, 4 1 5 होगा, 7 6 13 1 14 हो जाएगा, और माइनस मेरे दोस्त
25 चौके 100, 25 छक्के 150, 160। अब ये 13 पचे 65, 13 चौको 52, 52 और 6 हो जाएगा 58, ठीक है। और 13 एकम 13 और 13 5 हो जाएगा 18। इनमें से 1600 अगर आप हटा देते हैं तो मित्र मेरे ये हमारा 185, सॉरी 285 रह जाता है, 285। ठीक है दोस्त, अगर यहां से हमारे पास 285 रह गया तो यही हमारी 13वीं संख्या हो गई। ठीक है, यही हमारी 13वीं संख्या हो गई। अब हमें पता है कि 12वीं संख्या 61 है। अब ये बताओ एकदम ध्यान से, आप में से जो भी इस सवाल को बनाए होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया थोड़ा सा लगता है, तो चेक कर लो मेरे दोस्त कैलकुलेशन में कहाँ मिसिंग हो गया। 13 पचे 65, ठीक है, बचेगा 6, 13 चौके 52, 52 6 58, और 13 कम 13, 13 5 18, ये तो ठीक ही है। 25 चौको 100, 25 छक्के 150, तो ये तो हमारा 160 ही हो रहा है, 285 ही आ रहा है ना। क्या हो गया भाई, किसको समस्या हो गया जी? देख लो कहीं पर कैलकुलेशन में जरा सा मिस्टेक कहीं पर हुआ हो। अब देखिए 8 2 10, 2 2 4, 4 1 5 और 7 6 13। ओहो हो, मिस्टेक देखो यहाँ पर हो गया मेरे दोस्त। कहोगे कहाँ पर? तो ये हमारे पास 13 है और ये 62.8 को 72.2 में जोड़ रहे हैं, 7 6 13, यानी हमारा ये 135 हो रहा है। ठीक है, 7 7 और 6 13, ठीक है, वेरी गुड। अब ये 13 पचे 65, 13 3 39 और 6 मेरे दोस्त 45, 13 कम 13 4 17, ये हो जाएगा हमारा 1600, यानी आ जाएगा 155। तो देखिए ये हमारी 13वीं संख्या 155 हो गई। ठीक, अब 13वीं संख्या 155 हो गई। ठीक है भाई, ये देखो हमारा 13th नंबर और ये हमारा 12th नंबर। 13वीं संख्या 155 है और 12वीं संख्या 61 है। अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और 15 और 6 मेरे दोस्त 21, 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये जोड़ के हो गया 216। ठीक है भाई, अब आपसे क्या बोला है कि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दीजिए। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा ऑपरेशन करना होगा। कहोगे क्या मेरे दोस्त? ये जो 25 संख्या का योगफल है ना 1600, इनमें से आपको बोला है 12वीं और 13वीं को हटा दीजिए। जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो 1600 में से 200 हटाएंगे 1400, 16 और हटा देंगे तो 1384। पता है, हम 25 संख्या के योग में जब दो संख्या हटा दिए तो आखिर अब ये कितना संख्या है? तो मेरे दोस्त अब ये हमारे पास केवल और केवल 25 में से 2 हट गया, तो मित्र मेरे ये हमारा 23 संख्या रह गया। और इसी 23 संख्या का मतलब क्या है कि नया जो एवरेज निकालेंगे 1384 में हम 23 से भाग देंगे, और यहां पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? यहां पर रिजल्ट भाग देने के बाद 6 6 तिया 18, 6 दूनी 12 1 13, यानी 60 और दशमलव, ये 1 और 7, जो कि अप्रॉक्स 60.2 नजर आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी नजर आएगा। ये वेरी कैलकुलेटिव था, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था मेरे दोस्त, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। सर ऑनलाइन क्लास कैसे लें? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए। कल हम एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं, उसमें सारा चीज़ आपको बताते हैं। हम समझ गए हैं कि आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं, कल हम बैच के बारे में जानकारी दे देते हैं। ठीक है, चलो लास्ट स्टेप देखो, पहले बताते हैं। प्रथम 13 संख्या और अंतिम 13 संख्या का योग, 13 संख्या का औसत इतना तो योग ये हो जाएगा, अंतिम 13 का औसत इतना तो योग ये हो जाएगा। 13 संख्या के योग को जोड़ेंगे 26 संख्या का योग, उसमें 25 संख्या के योग को घटा दिए, तो 13 संख्या के योग में अगर हम 25 संख्या का योग घटाएंगे, सॉरी 13 बोल दे, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। प्रथम 13 और अंतिम 13, प्रथम 13 और अंतिम 13, इसका मतलब क्या है? 26 संख्या के योग। 26 संख्या के योग में 25 संख्या का योग घटाएंगे तो ये हमारी 13वीं संख्या आएगी। तो 13वीं संख्या हमारा 155, 12वीं संख्या 61 था, मिला के 216। हमें कहा कि इन दोनों को हटा दिया जाए, तो 25 संख्या का औसत जो हमारा 64 है,
आई मीन 25 संख्या में से, यानी 25 संख्या के योग में से 12वीं 13वीं को हटा दीजिए, मतलब दुगु संख्या को हटा दीजिए। तो जैसे ही 25 संख्या के योग में से दुगु संख्या हटा दिए तो हमारा योग बच गया 1384। लेकिन ये 1384 योग जो है वो कितने संख्या का योग रह गया? तो 25 में से दुगु संख्या हट जाएगा तो 23 संख्या। हमें यही पूछा था कि बताइए सर शेष संख्या का औसत। तो 25 में दुगु संख्या हटाने के बाद 23 संख्या का योग इतना, तो औसत क्या होगा? इसमें 23 से भाग देंगे, यही आ जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको मेरे दोस्त देखो ये क्या है, इसको थोड़ा समझना। कह रहा है कि यदि m प्राकृत संख्या है, एकदम ध्यान से सब लोग समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्त? एकदम प्यारे मोहन, एकदम ध्यान से। अब ये देखो m प्राकृत संख्या है, m एक प्राकृत संख्या है। m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत क्या है? ठीक है, तो अब आप देखिए m एक नेचुरल नंबर है, m से स्टार्ट करेंगे और लगातार 5 प्राकृत संख्या लिखना है। याद रखना प्राकृत संख्या में एक का अंतर होता है। सबसे छोटी प्राकृत को m कह दिए, अगला m+1 होगा, अगला m+2 होगा, अगला m+3 होगा और अगला m+4 होगा। ठीक है भाई, यही हो गया लगातार 5। तो लगातार 5 हमें इसका चाहिए एवरेज। तो सिंपल है क्या, जब हर पदों के बीच का अंतर एक समान हो तो लगातार है तो एक एक का अंतर है, तो वैसी स्थिति में एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, यानी यहां से हो जाएगा m+2। तो मेरे दोस्त इस प्रकार हमारा m+2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से घबराने की बात नहीं, हम प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छे से आपको कराएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो कह रहा है कि 4, 15 और 24 के तृतीय अनुपात की गणना करें। ठीक है भाई, ये क्या हो गया भाई, ये तो हमें तृतीय अनुपात पूछ रहा है और तृतीय अनुपात दे करके ये सारा कुछ मेरे दोस्त दिया हुआ है। आपको नहीं लगता है थोड़ा अजीब बात है यहाँ पर? है बोलिए तो। कैसे काहे अजीब बात होगा? अब हमारे पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है मेरे दोस्त 15 और एक नंबर हमारा कितना है 24। हो सकता है अगर हमें थर्ड प्रपोर्शन मांगा जा रहा है, एकदम ध्यान देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ देकर थर्ड मांग ले? तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये फर्स्ट, मेरे दोस्त सेकंड और फोर्थ देकर ये आपसे थर्ड मांग रहा है। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन मांग रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर ये हमारा थर्ड प्रपोर्शन है, इसका मतलब पहला 2 का जो रेशियो होगा वो अंतिम 2 का मेरे दोस्त सेम रेशियो होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आउटर आउटर को मल्टीप्लाई कर लो, इनर इनर को मल्टीप्लाई कर लो, यानी आपका 15x और बराबर हो जाएगा 96, यानी x बराबर 32 दिया 96 और 5 दिया 15, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये मेरा 21 है। अब हम 22 को देखते हैं, ये क्या है? कहता है किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है। ठीक है, तो बताइए संख्या क्या होगा? उस संख्या को मेरे दोस्त हम x मान लेते हैं। हमें यह कहा गया कि जब इसको 24 से बढ़ाया जाएगा, किसी संख्या को जब 24 से बढ़ाया जाता है तो वो संख्या अपने आप का 115% हो जाता है। ठीक है, किसी संख्या को जब 24 बढ़ाते हैं तो अपने आप का 115% हो जाता है। ये हमारा 23 है और ये हमारा 20 है। यहाँ से x, और ध्यान देना मेरे दोस्त, यहाँ से 24 को अगर इधर रख लें तो क्या हमारा ये 23x और बटा 20 और माइनस तो x हो ही जाएगा? कहोगे हाँ जी सर। ये हमारा 24 और ये हमारा 3/20x। यहाँ से देखा जाए x का मान क्या होगा? 8 और 20 160। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, b² + 1, तो b² + a तब होता है मेरे दोस्त जब a और b, यहाँ देखो अब कुछ बच्चे कुछ प्रश्न पूछने लग गए तो मैं थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लूँ और मैं थोड़ा सा उनको बताता हूँ। अब ये देखिए, ये तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। जैसे हमसे कोई ये कहता है
कि ए और बी का मीन प्रपोर्शन। अब ए और बी का अगर हमको मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है, मध्य समानुपात, ये रूट अंडर ए बी हो जाएगा। ये आपका एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा, जब ए और बी दे करके हमसे ये कह दे कि आप थर्ड प्रपोर्शन बताइए, थर्ड प्रपोर्शन, तो यहां पर मेरे दोस्त थर्ड प्रपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्यों होता है वो देखिए, ए बी, थर्ड प्रपोर्शन नहीं मालूम है, आप उसे एक्स मान लीजिए। अगर मित्र मेरे ये हमारा थर्ड प्रपोर्शन है और आगे कुछ नहीं दिया है और यही हमसे मांगा है, तो इसका मतलब यह है कि ए और बी का जो रिलेशन है बी और एक्स का वही रिलेशन है, यानी ए बटा बी जो हो जाएगा बी बटा एक्स वही हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में एक्स का मान बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है। और इसी तरह से जब आपसे कोई ये कहे फोर्थ प्रपोर्शन, यानी ए बी और सी दे करके और कह दे कि बताइए इसका फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन, तो वैसी स्थिति में ए बी सी फोर्थ प्रपोर्शन को एक्स मानते हैं। क्या हो जाएगा, पहला दो का रिलेशन और अंतिम दो का रिलेशन एकदम सेम होगा, तभी प्रपोर्शन बनाएगी, यानी ए बटा बी और ये हो जाएगा मेरे दोस्त क्या सी बाई एक्स। तो यहां से एक्स का मान निकलेगा बी इंटू सी और बाई में ए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन बैच कोई न्यू है? हाँ, ऑफलाइन न्यू है, अभी 3 से 5 जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप आ जाइए इस प्लेटफॉर्म में और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल पे। देखिए इसको, ये क्या है, अब इसको देखते हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। कह रहे किसी वस्तु को 300 में बेचने पर एक व्यक्ति को 6.25% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को 352 में बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा? जानते हो दोस्त, 6.25% इतने प्रतिशत के लॉस का मतलब क्या होता है? 1/16 का लॉस, ठीक है मेरे दोस्त, 1/16 का लॉस। यहां पर अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो लेने जाएंगे तो 1/16 के लॉस का मतलब है कि खरीदा 16 में और 1 के लॉस पर बेचा तो 15 में बेचा, ठीक है। और आपको पता है कि लॉस कब हो रहा है? जब ये 300 में बेच रहा है। 300 में बेचने का मतलब है कि ये जो आपका एसपी है वो 300 है, तो 15 का मान 300, तो 1 का मान 20 हो जाएगा। तो बताइए 16 का मान क्या होगा? 320 हो जाएगा। 16 का मान 320। तो इस तरह से सीपी जान गए 320। अब आपसे कहता है कि इसे हम 352 में बेचेंगे तो क्या होगा? तो बताइए ना, 320 का चीज अगर 352 में बेचा जाएगा तो इसकी नया प्रॉफिट कितना होगा? 32। किस सीपी पर? 320 पर, और इंटू 100। आप ध्यान से देखिए, आपको 10% नजर आएगा। बहुत आसान है मेरे दोस्त, हमें परसेंटेज मांगता तो हम कहते, लेकिन हमें परसेंटेज में नहीं मांगा है, रुपया में आंसर मांगा है। तो रुपया में देख लीजिए 32 का आपको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 9, 10 और 6 to 8 दोनों के लिए ही ये क्लास है आपका, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा 23 नंबर। अब बढ़ते 24 नंबर सवाल की ओर। देखिए 24 नंबर क्या है। ये कहता है कि एक वस्तु को 25% और x% की दो लगातार छूट के बाद 288 में बेचा गया। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 हो तो x का मान क्या होगा? अब देखिए एमआरपी हमारा 480 है, ठीक है मेरे दोस्त, एमआरपी हमारा 480। ओके, अब हम आपको ये देख रहे हैं, एकदम प्यार से देखना, एमआरपी हमारा 480 दिया हुआ है। हमारा पहला डिस्काउंट है 25% की। 25% का मतलब 1/4, इसका 1/4 करेंगे 120 होगा। तो 120 का अगर आप छूट देते हैं, इसका मतलब आपका एसपी क्या है? तो मेरे दोस्त आपका एसपी इसमें से 120 हटाएंगे तो 360 रह जाएगा, यानी 360 में आपका सामान बिकने को तैयार है। लेकिन आप इस पर एक और छूट देते हैं और फाइनली आप 288 में इसे बेच रहे हैं। ये आपका फाइनल एसपी है। अब आपको देखना है कि सेकंड डिस्काउंट आपने कितना दिया। तो सेकंड डिस्काउंट अगर देखोगे तो इनमें से मित्र मेरे इनको हटाओ,
हटाओगे तो आपको 72 नजर आएगा। सेकंड डिस्काउंट है 72 की। तो सेकंड डिस्काउंट 72 की है किस पर? तो मित्र मेरे 360 पर, और इंटू 100। यहां से आप डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल पाओगे। एक जीरो से एक जीरो हमारा चला गया, 36 दूनी 72 यानी कि 20% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20% होगा। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। हाँ पिंकी जी, ये क्लास तो डेली ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब आप इसे देखिए, ये क्या है? कोई धनराशि, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रखा गया है। कोई धनराशि मित्र मेरे 5 साल में, कोई धनराशि, 1 मिनट रुकिए, एसी बंद कर देते हैं, एसी चलने के कारण हमको खांसी हो रहा है। 5 वर्ष में 750, और मेरे मित्र 6 वर्ष में कितना? 6 वर्ष में आपका पैसा 800 हो जा रहा है। अब आप ही देखिए, 5 वर्ष का अमाउंट है, ये आपके 6 वर्ष का अमाउंट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बताओ कितने का अंतर हो जाएगा? 6 में से 5, अरे भैया ये 5 साल, ये 6 साल, तो 1 साल का अंतर है। अब 1 साल ज़्यादा पैसा रहने दिए तो ब्याज कितना ज़्यादा बन गया? तो ब्याज आपका 50 रुपया ज़्यादा बन गया। ठीक है भाई, हमें चाहिए प्रिंसिपल। तो इसके लिए मेरे दोस्त हम सिंपल सा आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्या? मुझे ये बताइए, ये 5 साल का अमाउंट है। 5 साल का अमाउंट से क्या समझते हो? सिंपल इंटरेस्ट में। तो 5 साल के अमाउंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल और साथ में 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बताओ मेरे दोस्त, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 है तो 5 साल का क्या होगा? 250 हो जाएगा। तो 750 में 250 हटा दो तो ये मेरे दोस्त हमारा 500 हो जाएंगे। 500 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से प्रिंसिपल हमारा 500 हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा है 25। हम चाहें तो ये चीज यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 6 साल के अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल और 6 साल का ब्याज। देखिए 1 साल में 50, तो 6 साल में कितना? 300। 500 में अगर 800 में अगर 300 ब्याजी है, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना? 500 है। 500। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको देखते हैं, ये क्या है? ऑफलाइन का फी कितना है? ये तो ऑफिस से पता चलेगा आपको। एक धनराशि उधार ली गई और 980 रुपए की 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया, जिसमें 40% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि कितनी थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। मेरे दोस्त सबसे पहले इंस्टॉलमेंट वाली सवाल है। 4% रेट का मतलब होता है 1/25, यही चार्ज हो रहा है। ठीक है, तब तो यहां पर प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो हम लगाने जाएंगे। प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो लगाने जाएंगे तो मित्र मेरे क्या होगा? तो सबसे पहले 1/25 से अगर आपका पैसा बढ़ेगा तो 1 साल में तो 25 से 26 हो जाएगा। ये बताओ मुझे, 2 समान वार्षिक किस्त है, 1 साल में 25 से 26, 2 साल में क्या होगा? इसका स्क्वायर, यानी कि 625 से 676। अब चूंकि क्वेश्चन में लिखा है समान वार्षिक किस्त, समान वार्षिक किस्त का मतलब है कि जो इंस्टॉलमेंट यहां, सेम इंस्टॉलमेंट यहां भी दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो दिखाइए। ये 625 है, 676 है, इसको भी 676 आप बनाइए, यानी उसके लिए 26 गुना। यहां पे 26 गुना किए हैं तो आप यहां भी 26 गुना करिए। अब आप मेरे दोस्त देख लो, 676 की आपकी इंस्टॉलमेंट है। आपसे धनराशि मांगा है तो धनराशि देखो कितना होगा? 650 और 625, यानी 650 और 625 यानी कि 1275। ठीक, आपका जो इंस्टॉलमेंट 676 की है ना मेरे दोस्त, वो इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में दिया है 980, यानी 676 की जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इसको क्वेश्चन में 980 कहा है। तो 676 का मान अगर 980 है तो एक का मान क्या होगा? 980 और बटे में 676। मुझे चाहिए प्रिंसिपल जो 1275 है, तो 1275 का मान निकालने जाएंगे। 980 और बटे में 676 और इंटू 1275। आप मित्र मेरे सॉल्व कीजिए। अप्रॉक्स डाटा जो है आपका 1850 के आसपास आएगा। अप्रॉक्स डाटा आपका 1850 के आसपास आएगा। ठीक है, आप खुद मेरे दोस्त इसे सॉल्व करके हमें बताइए
कि क्या डाटा आपको आ रहा है। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग जरा सॉल्व करके बताइए क्या डाटा आपका आ रहा है। हाँ मेरे दोस्त, आप इनको सॉल्व किए होंगे। तो ये आपको सॉल्व करने के बाद ध्यान दो 1848 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा होगा। और हमें क्या बोला है, हमें क्या है रुपया में निकटतम दहाई, रुपया में क्या बोला है निकटतम दहाई, निकटतम दहाई समझते हो। कह रहा है कि राउंडेड टू द नियरेस्ट टेन, नियरेस्ट टेन, तो नियरेस्ट टेन का मतलब समझिए। अब 1848 पॉइंट समथिंग है, तो मेरा सवाल ये है कि 48 के नियरेस्ट दहाई क्या होगा। तो देखिए 48 के नियरेस्ट दहाई 50 भी है और 48 के नियरेस्ट दहाई 40 भी है। लेकिन आप देखिए 48 से पहले टेंस जो है ना वो 40 भी है और मेरे दोस्त 50 भी है। लेकिन मैं पूछता हूं कि 48 से 40 की दूरी 8 है लेकिन 48 से 50 की दूरी केवल 2 है, तब तो इसका नजदीकी दहाई कौन हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसलिए हम 1848 का एकदम प्यार से देखो मेरे दोस्त, नजदीकी दहाई जो है वो क्वेश्चन के मुताबिक 1850 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सब पॉइंट समझने की चीज होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नजदीकी दहाई पर थोड़ा सा फोकस करना। अब देखो आखिर ये क्या है, इसको थोड़ा देखो। एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 5:x है। 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। बताइए सर x का मान क्या होना चाहिए। इसको तो आप बड़े आराम से बना पाओगे। कैसे, यहां देखो, सबसे पहले फल का रस और यदि हम पानी की बात करें तो शुरू में इसका मिश्रण है 5:x। ठीक है, शुरू में इसका मिश्रण है 5:x जब इसका वजन 4 लीटर है। हमें कहा कि 1 लीटर इसमें पानी और मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद ये हमारा 1:1 हो जाएगा। अब देखिए फल का रस और पानी का अनुपात 5:x जिसका वजन 4 लीटर, क्वेश्चन ही तो कह रहा है कि 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाए हैं तो ये हुआ है। इसका मतलब 4 लीटर मिश्रण पहले से था। तो मेरे दोस्त 4 लीटर मिश्रण पहले से था, 1 लीटर पानी मिला दिए तो इससे क्या हुआ, फल का रस और पानी 1:1, 1:1 का मतलब बराबर बराबर। तो आप ही तनिक सोच लीजिए कि अगर 5 को बराबर बराबर करेंगे इसका मतलब है कि 2.5 लीटर और 2.5 लीटर में मेरे दोस्त बढ़ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, 2.5 लीटर 2.5 लीटर में हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरा सवाल ये है कि ई जो आप 1 लीटर बाद में मिलाए थे, ये क्या मिलाए थे, तो ई तो आपने वाटर मिलाया था। तो वाटर 1 लीटर मिलाने के बाद 2.5 लीटर होता है। इसका मतलब वाटर पहले से कितना था। तो मेरे दोस्त आप सोच लीजिए तनिक ध्यान से क्या, कि आप 1 लीटर पानी मिलाए तब पानी 2.5 लीटर हुआ। इसका मतलब शुरू में पानी कितना रहा होगा, 1.5 लीटर रहा होगा। तब ना 1.5 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो 2.5 लीटर होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, तब ना 2.5 लीटर हो पाएगा, कहोगे हाँ जी सर। अब आप सोचो कि फल का रस और पानी मिलाकर 4 लीटर। अब 4 लीटर में अगर ये मेरे दोस्त हमारा 1.5 लीटर है, 4 लीटर में ये 1.5 लीटर, तो फिर ये क्या होगा, ये हमारा 2.5 लीटर होगा। ये हमारा 2.5 लीटर होगा है। तब ना मेरे दोस्त 2.5 में 1.5 जोड़ोगे तभी तो 4 होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरा सवाल ये है कि हमको तो x का मान पूछा है, लीटर में थोड़ी पूछा है। x का मान निकालना बहुत आसान तो है। देखिए जहां वजन है 2.5 लीटर वहां यूज किया गया 5 रेशियो का, जहां वजन होगा 1.5 लीटर वहां यूज किसको किया जाएगा, तो 2.5 लीटर का दुगुना यूज हुआ है, तो यहाँ भी 1.5 लीटर का दुगुना यूज कर दीजिए, यानी x का मान 3 हो जाएगा, है ना। 2.5 लीटर के बदले 5 यूज किया गया, तो यहाँ भी 1.5 लीटर के बदले 3 यूज करिए। क्यों, क्योंकि इसको डबल करके रेशियो बनाया है, तो आप इसको भी डबल करके रेशियो बना दीजिए, 3 हो जाएगा। यानी आप बड़े आराम से कर पाएंगे और मेरे दोस्त यहाँ पर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो
हालांकि मेरे दोस्त हम काम कर सकते थे ऐसे भी, क्या फल का रस दूसरा तरीका ये भी है, और मेरे दोस्त पानी का जो रेशियो हमारा 5:x है, 5:x है, वजन कितना है 4 लीटर। तो यहां पर अगर हम फल और मेरे दोस्त पानी को यदि डिफाइन करने जाएंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए 4 लीटर का अगर हम फल डिफाइन करेंगे तो 5/5 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर हम पानी डिफाइन करेंगे तो शुरू में 4 लीटर में पानी कितना है, एक्स और बटा 5 प्लस एक्स, एक्स और बटा में 5 प्लस एक्स। तो इतना फल और इतना पानी शुरू में था। अब कहा 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, 1 लीटर पानी मिला दीजिए। अब कहता है 1 लीटर पानी मिलाने के बाद मेरे दोस्त ये हमारा 1:1 हो जाएगा, है ना, फल और पानी 1:1 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। आप इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो इसका गुना यहां होगा तो ये 20/5 प्लस एक्स हो जाएगा, और बराबर यहां देखो, यहां तो एलसीएम मेरे दोस्त हमारे पास 5 प्लस एक्स ही होगा, बाकी इधर आपका 4x रह जाएगा और प्लस 5 प्लस एक्स 1 में गुना होगा तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से 5 आके घटेगा 20 में तो 15 हो जाएगा, 4x और 1x हमारा 5x हो जाएगा, x का मान यहां से 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसी सवाल को आप ऐसे भी बना पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक, अब ये टेक्निक हमने कैसे यूज किया, आप इसको थोड़ा बार बार देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो मेरे दोस्त, 5:x के अनुपात में था, जिसका वजन 4 लीटर दिया हुआ था। कहा 1 लीटर पानी मिला देंगे, 1 लीटर पानी अगर मिला देते हैं तो फल और पानी 1:1 हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर। तो 4 लीटर वजन था, 1 लीटर पानी मिलाएंगे 5 लीटर होगा। अब 5 लीटर जब मिश्रण हुआ तो फल और पानी दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। तो 5 लीटर में अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो 2.5 लीटर 2.5 लीटर। अब हमने ये कहा कि मित्र सोचो कि ये पानी जो 2.5 लीटर हुआ है कब, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद। तो 1 लीटर पानी मिलाए, 1 लीटर पानी मिलाए तो पानी हुआ 2.5 लीटर। इसका मतलब जब पानी 1 लीटर नहीं मिलाए होंगे तो उस समय पानी कितना होगा? तो 1 लीटर पानी मिलाने के बाद 2.5 लीटर पानी, तो अगर 1 लीटर नहीं मिलाएंगे तो मेरे दोस्त कितना रह जाएगा? 1.5 लीटर। यानी यहाँ पर 1.5 लीटर पानी था, तभी तो 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो 2.5 होगा। आप कहोगे हाँ सर। अभी दोनों का वजन है 4 लीटर, 4 लीटर में अगर ये 1.5 लीटर थी कितना? 2.5 लीटर। 4 लीटर में 1.5 लीटर, 2.5 लीटर। कहोगे हाँ जी सर, हमें तो एक्स का मान चाहिए था, और एक्स तो रेशियो वैल्यू है, तो रेशियो वैल्यू कैसे रिलेट करेंगे? तो हमने यहाँ देखा कि लीटर में 2.5 है तो यूज हुआ है 5, यानी कि डबल करके, इसको भी डबल करके यूज कर लो, 3 हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम श्योर रोशन झा, अब स्ट्रेटजी वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत हो गई है। नेक्स्ट डे हम स्ट्रेटजी वीडियो हर हाल में बनाएंगे, क्योंकि बहुत मेरा भाई कोर्स लेने में फंस जा रहा है, कौन सा कोर्स ले कौन सा कोर्स नहीं ले। कल हम स्पष्ट कर देते हैं। अब देखो 28 नंबर सवाल, ए एक काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिन काम करते हैं, शेष काम को सी अकेले 8 दिन में कर देता है। ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब तनी सोच के देखिए, ए के बारे में कहा कि ए 2/5 काम को पूरा करता है 6 दिनों में, तब तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तब तो मेरे दोस्त पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो देख लीजिए यहाँ पर 2 तिया और 5 तिया 15, ये 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, बी के विषय में क्या कहा गया? तो बी के विषय में कहा कि बी 2/3 काम कितना दिन में? तो 2/3 काम करते हैं 12 दिन में। तो मेरे दोस्त बताइए पूरा काम कितने दिन में करेंगे? अब 2 से मेरे दोस्त 6, 6 तिया क्या हो जाएगा? 18 दिन हो जाएगा। अब सोच के देखिए कि ए 15 दिन में जो काम कर रहा है, बी 18 दिन में वही काम कर रहा है, तो मेरे दोस्त काम होगा कितना? तो 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 90। 15 छके 90, 18 पचे 90। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन ने आगे लिखा है कि सर ए और बी 6 दिनों तक काम करता है, तो अगर ए और बी से आप 6 दिन तक काम करवाएंगे तो ए और बी 6
ए और बी 6 और 5 11, एक दिन में 11 काम, तो 6 दिन में कितना 66 काम। तो 66 काम आपका डन हो गया। इसके बाद जो भी काम बचा उसको सी अकेले किया। अब सी अकेले बचे हुए काम को 8 दिन में कंप्लीट किया। तो आप ही बताइए 90 में से अगर 66 काम हो जाएगा तब तो 24 ही काम बचेंगे। आप कहोगे हाँ सर। तो मेरे दोस्त आप तनिक सोच के देखो, 8 दिन में कोई 24 काम करे तो एक दिन में कितना, 8 तिया 24, एक दिन में 3 काम। 8 दिन में 24, एक दिन में 3 काम, और एक दिन के काम को ही क्षमता कहा जाता है। यानी सी की क्षमता जान गए 3। ठीक है, अब क्या, अब हमें कह रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में, तो काम करना है 90 और ए और सी मिलेगा तो ए की क्षमता है 6 और सी की क्षमता निकला है 3, तो 6 और 3 9। अब 9 क्षमता से कोई 90 काम करेगा तो 10 दिन का समय लगेगा। बड़े आराम से 10 दिन में आप इस सवाल को बना पाएंगे। देखिए, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि YouTube की जो हमारी क्लास है, YouTube की क्लास जो भी हम आपको डिस्कशन कराते हैं, ये एक सेशन जो है आपको YouTube पर हम डिस्कशन दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो इसका सेकेंड सेशन होगा, थर्ड सेशन होगा, वो आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा, ये वाली क्लास। लेकिन YouTube पर उस स्थिति में भी क्लास होती रहेगी और वैसी स्थिति में हम अपना बुक सॉल्व करेंगे। जो हमारा बुक है प्लेटफॉर्म वाली, हम उसको YouTube पर सॉल्व करते नजर आएंगे। बाकी ये जो हमारे टेस्ट है 40 क्वेश्चन वाली, ये एप्लीकेशन का है, तो एप्लीकेशन पर आपको सदैव मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करे तो 66 दिन में, और एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात 3:2 है, एक मैन और एक वोमेन के इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। ये मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब यहां पर हम टोटल वर्क देखने जाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए, महिला और पुरुष दोनों मिलकर 66 दिन में, एक मैन और एक वोमेन मिलकर कोई काम 66 दिन में करते हैं। तो एक महिला एक पुरुष और एक महिला की क्षमता है 5। 5 क्षमता से कोई 66 दिन काम करेगा तो टोटल काम 5 × 66 होगा। अब कहता है कि 6 पुरुष और 2 महिला मिलकर इसी काम को करना चाहते हैं, यानी 6 मैन और 2 वोमेन मिलकर इसी काम को करना चाहते हैं, 5 × 66 काम को। आपको तो अच्छी तरह पता है मेन की इफिशियंसी हमारा 3 है और वोमेन की इफिशियंसी हमारा 2 है। तो मेरे दोस्त आप सोच के देखिए कितना टाइम लगेगा। एक पुरुष 3 तो 6 पुरुष 18, एक महिला 2 तो मेरे दोस्त 2 महिला 4, तो 18 और 4 हो जाएगा 22। 22 क्षमता से काम करेंगे तो 22 × 66, 15 दिन का समय लगेगा। यानी 15 दिन में ये क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या उम्मीद करें समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये है श्रद्धा बैच 6 to 8 और 9 10th के लिए, जिनको सिर्फ मैथ चाहिए, मतलब 9 10th का मैथ चाहिए, साथ में 6 to 8 भी अवेलेबल है। तो आप 1099 केवल मैथ्स आपको चाहिए होगा तो वो 999 में अवेलेबल है। आप जाके एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, श्रद्धा बैच ही है, यही आपका नया बैच है। ध्यान दो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की यात्रा करके 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित समय में अपने गंतव्य पर पहुंचता है। वह अपनी 60% यात्रा 2/5 समय में पूरा करता है, तो शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे, ध्यान रखना, किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वो अपने गंतव्य पर समय से पहुंच सके। अब देखिए, बड़ा बेहतरीन बात कहा, इस 60% यात्रा
60% यात्रा अगर कोई 2/5 समय में पूरा करता है, तो मेरे दोस्त एक काम करते हैं ना, हम टोटल टाइम 5 मान लेते हैं। अब टोटल 5 टाइम में से 2 टाइम यूज किया है 60% यात्रा के लिए, और टाइम कितना बच गया? तो आप शेष टाइम यहां से देख सकते हैं। बताइए, 5 समय में 2 समय का यूज 60% यात्रा के लिए किया, तो 5 समय में से 2 समय का यूज कर लिया, तो अब समय क्या बच गया? तो शेष समय आपका बच गया है मेरे मित्र 3। सबसे पहले आप दूरी देखिए कितना। देखो, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई 5 घंटा में कोई यात्रा करता है, टोटल समय 5 माने, इसका मतलब वो दूरी है 300। हमें ये पूछा कि सर बताइए कितना, सॉरी, क्या स्पीड रहेगी अगर शेष दूरी समय पर पूरा किया जाए? पहले बताइए, 300 में 60% दूरी तो आप यहां कवर कर लिए, तो शेष दूरी कितना बच गया? 300 का 40%, शेष दूरी तो यही बच गया। टोटल दूरी का 60% तय हो गया, तो बच गया 40%। और अब इसी दूरी को क्या करना है? बचे हुए समय में पूरा करना है, तभी तो समय से पहुंचेगा। तो टोटल 5 समय में 2 समय का यूज हो गया, तो समय बच गया है 3, यानी 3 घंटा में। तो 3 घंटा में अगर इतना जाइएगा, प्रतिशत से 2 जीरो चला जाएगा, 3 से 3 काटिएगा, 40 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड रहेगी। यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको बाकी दूरी ट्रेवल करना होगा। ठीक है भाई, देखते हैं मेरे दोस्त दीपक चंद्रवंशी, कल मॉर्निंग में देखते हैं बचे हुए 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। कल रिकॉर्ड कर देंगे और किसी टाइम ये लोग उसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसे रिकॉर्ड करना होगा, ध्यान दो। आप लोग जानते हो हम लोग का नया स्टूडियो बन रहा है, ठीक है ना? तो नया स्टूडियो में थोड़ा सा काम चल रहा है, ओपनिंग हो चुका है, हल्का फल्का थोड़ा सा रह गया है कुछ काम। वो जैसे ही हो जाता है आज से कल तक में, फिर एकदम गर्दा गर्दा क्लास आपकी सेवा में चलना शुरू हो जाएगा। कह रहे कि एक आदमी, ध्यान देना, एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर 12 मिनट में तय करता है, और आरंभिक बिंदु पर, तो मेरे दोस्त बताइए, अगर वो धारा के विपरीत जाता है तो आता होगा धारा की दिशा में, इसलिए तो जो दूरी गया है 12 मिनट में, वो दूरी रिटर्न आया है केवल 9 मिनट में। हमें कह रहा है बताइए उस आदमी की अस्थिर गति में क्या स्पीड होगी? तो आप ही बताइए, धारा के विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? नाव माइनस धारा। नाव माइनस धारा यानी इस स्पीड से 900 मीटर की दूरी कितना देर में? 12 मिनट। 12 मिनट को सेकंड में बदल दो, 12 गुने 60। लेकिन मेरे दोस्त ये तो मीटर पर सेकंड है, जैसे ही आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो क्या, जो कटता है उसको काटिए। तो यहाँ से हम देखेंगे 60 और 5 300, 300 से 3 बार में ये जाएगा, 3 चौको 12, यानी ये हो जाएगा आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये देखो, गया धारा के विपरीत, आएगा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में आने का मतलब नाव प्लस धारा। ठीक है, वही 900 मीटर की दूरी आ रहा है 9 मिनट में। 9 मिनट को सेकंड में बदल लो, 60 से गुणा कर लो, तो अभी जो आपकी स्पीड होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। जैसे ही 18/5 से गुणा करेंगे किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। अब ये देखिए मेरे दोस्त, 60 पंचे 300, 300 से जाएगा 3 बार में, और इससे हमारा ये 2, यानी फाइनली हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए उस आदमी का अस्थिर गति में चाल। अस्थिर गति में आदमी की चाल मतलब नाव का चाल, यानी बी का मान चाहिए। बी का मान चाहिए तो इसे जोड़िए, एस से एस कैंसिल आउट हुआ, बी प्लस बी ये ट्वाइस ऑफ बी हो जाएगा। और यहां देखो 6 और 4 10, ये 10.5 ये किलोमीटर पर आवर है। यहां से बी का मान क्या हो जाएगा? 5.25 इतना किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, काम तो करना होगा मेरे दोस्त। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है 31। अब देखो मेरे दोस्त 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर सवाल यहां देखो। हमें एक त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ है। कहता है बताओ त्रिभुज के किस त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष हैं। त्रिभुज का तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरे दोस्त। मैं भी क्या बोल दिया। देखो त्रिभुज के तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये हमारा ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। इसका जो नियामक है वो 1:2 है। इसका जो नियामक है ये हमारा 3:4 है और इसका जो नियामक है वो हमारा 4:1 है। जल्दी से दो बिंदु के बीच की दूरी के सहारे तीनों भुजा का मान निकालिए। अब यहाँ पर दो बिंदु के बीच की दूरी के सहारे तीनों भुजा का मान निकालेंगे तो देखो मेरे दोस्त x2 - x1 का स्क्वायर ये मेरा 1 हो जाएगा। y2 - y1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये आपका √10 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लो मेरे दोस्त 4 में से गया 3 का स्क्वायर 9 होगा। 1 और 2 का अंतर 1 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये हमारा √10 हो जाएगा। अब यहाँ देख लो आप मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है। 1 और 3 का अंतर 2 2 का स्क्वायर 4 होगा। 2 और 4 का अंतर 2 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये आपका हो गया रूट के अंदर 8। कितना हो गया तो मेरे दोस्त ये हो गया रूट के अंदर 8। आप यहाँ पर देख लो दो भुजा बराबर भी है और दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बराबर भी है। तो मेरे दोस्त हम क्या कहेंगे ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। लेकिन इस बात याद रखना कि कोई भी त्रिभुज तभी हम कह पाएंगे जब दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। टीआरई 1.09 में एक सवाल था इसी तरह से, जब √13 और 2√13 आया था यानी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गया था तो वहां त्रिभुज ही नहीं बना था, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर गया था। लेकिन यहाँ किसी भी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा है इसलिए यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। और अब दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखना कि अगर पाइथागोरस थ्योरम का पालन करेगा तो समद्विबाहु भी होगा समकोण भी होगा। लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम का पालन नहीं कर रहा है तो किसी दो भुजा को स्क्वायर करके देखो तीसरे के वर्ग के बराबर नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त। जनरली जब दो भुजा बराबर हो और पाइथागोरस थ्योरम का पालन करवाना हो तो वैसी स्थिति में बराबर भुजा को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है तभी वो समद्विबाहु समकोण होता है। लेकिन आज √10 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे कभी भी √8 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज का पालन नहीं कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ समद्विबाहु है। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ओरिजिन से इस मेरे दोस्त पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, इस रेखा का डिस्टेंस क्या होगा। बड़े आराम से आप काम कर पाओगे। सबसे पहले आप देखो ax + by और +c = 0 और एक पॉइंट हमारा है अल्फा और कोमा बीटा। ध्यान रखना एक पॉइंट से एक लाइन पर डाला गया जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस होता है ना मेरे दोस्त, इसके लिए कुछ और नहीं मॉड ऑफ a अल्फा यानी a अल्फा प्लस b बीटा, ये हो जाएगा b बीटा और प्लस में c बाय रूट के अंदर a² + b² a² + b² यानी ये हो गया a² + b²। ठीक है। अब देखो इस सवाल हमारा क्या है एक्चुअल में। आज हमें सवाल कहा है कि ये जो पॉइंट दरअसल है वो ओरिजिन है। ओरिजिन बोला है मूल बिंदु, इसलिए हम 0 0 लिए। और समीकरण हमारा क्या है 4x + 3y और -6 = 0। बैठा के देखिए क्या हो जाएगा। तो a अल्फा, a है 4 अल्फा है 0, ये तो मेरे दोस्त हमारा 0 ही होगा। b बीटा, b है 3 और बीटा है 0, ये भी 0 ही होगा। प्लस c हमारे पास है -6 बाय रूट के अंदर a² + b², 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ऊपर 6 हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन मेरे दोस्त मैं यहां पर आपको कुछ बताना चाहता हूं। ओके, क्या बताना चाहते हो? ये देखो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो पैरेलल लाइन की पहचान क्या है? पहचान है ax + by + c1 = 0 और मेरे दोस्त यहां पर ax और प्लस में by प्लस में c2 = 0। आप यहां से ये देख पाओगे कि ये हमारा ax और प्लस में by है और ये भी हमारा ax + by है। दो पैरेलल लाइन की पहचान होती है कि xy वाला टर्म सेम होता है।
ठीक है। और अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो ध्यान रखना मॉड ऑफ C1 माइनस C2 और रूट के अंदर ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या उम्मीद करें समझ में आया होगा? बहुत अच्छे समझ में आया होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहां पर मॉड है ना, मॉड के कारण -6 हो गया है +6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 34 नंबर सवाल देखो ये क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी व्यापार में साझेदार हैं जिसकी पूंजी, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 33,000 है, वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ, जिसे पूंजी के अनुपात में विभाजित किया गया। अच्छा, यानी कि यहां पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो मेरे मित्र प्रॉफिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। कहोगे क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है और जब सभी पार्टनर एक साथ व्यापार स्टार्ट करके एक ही साथ खत्म करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे ही प्रॉफिट बांटा जाता है और इसमें इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे ही प्रॉफिट बांटा है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा वो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है? लाभ में से ए का हिस्सा 4500, बी का हिस्सा 5500 और सी की पूंजी हमसे मांग रहा है। तो मेरे दोस्त हम देख रहे हैं तीनों का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट में ए सी का हिस्सा पता, ए बी का हिस्सा पता है, तो सी का हिस्सा तो पता कर ही सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए ना, प्रॉफिट का ही हिस्सा पता कर लीजिए, क्योंकि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में पे ही तो बांटा गया है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त अगर हम प्रॉफिट का रेशियो देखने जाएंगे तो ए को मिला है 4500 और बी को मिला है 5500, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10,000। अब 15,000 टोटल प्रॉफिट में अगर इन्हीं को मिल गया है 10,000 तो 15,000 में अगर इन दोनों को 10,000 मिल गया तो सी के लिए क्या बच गया? 5,000 बच गया, है ना। अब आप यहाँ से रेशियो ले लीजिए, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही आज इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट बांटा गया। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है मेरे दोस्त, तो लो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा रेशियो लेते समय। ये 9 पचे 45 होगा, ये 11 पचे 55 होगा और ये हमारा 10 पचे 50 होगा। ये हो गया ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट, सी का इन्वेस्टमेंट। अब तीनों का एक साथ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो दोस्त मेरे यहां पर अगर हम देखने चले जाएं, एकदम ध्यान से देखना तीनों को, तो ये हमारा 9 और 11 20, 20 और 10 30, तीनों का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 30। और ये मेरे दोस्त क्वेश्चन में कहा हुआ है 3300, 3300 नहीं 33,000 है। एक रेशियो का मान, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 तिया 33, 1100 हो जाएगा। हमें किसका? सी की पूंजी चाहिए, तो सी की पूंजी निकाल लीजिए। एक का मान 1100 तो 10 का मान क्या होगा? 11,000 हो जाएगा। यही हमारे सी का इन्वेस्टमेंट है। वेरी सिंपल, सी का इन्वेस्टमेंट है। गुरुजी वीडियो बना दीजिए ताकि हमारा मार्क्स बढ़ेगा। हाँ मेरे दोस्त, मैं कह दिया आज तो कल वीडियो आपको आ जाएगा। ठीक है, एकदम वीडियो कल आ जाएगा। आइए इसको देखिए और देखते हैं ये क्या है। कहता है कि यदि r और s समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हैं तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिनके रूट x r² प्लस s² और rs का होल स्क्वायर है। अब मेरे दोस्त मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या x² और -3x और +2 बराबर 0, यदि इसके मूल, ध्यान देना, r और s हैं तो आप इसका फैक्टर तो तोड़ ही सकते हो। इसका अगर आप फैक्टर तोड़ोगे यानी कि -3x का ऐसा दो टुकड़ा, -3 का ऐसा दो टुकड़ा जोड़ने घटाने से -3 और गुना करने से मेरे दोस्त हमारा 2 हो जाए, तब तो वो हमारा -2 और -1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हमारा -3 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो बिल्कुल हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर वाले के गुणांक से मेरे दोस्त भाग दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करिएगा तो 2 और 1 होगा, यानी यही आपके x का दोनों मान हो गया, यानी इस समीकरण के दोनों रूट हो गए। एक रूट को r बोला है, एक रूट को s बोला है, यानी r का मान 2, s का मान 1। तो लीजिए मेरे दोस्त,
आपको एक नया समीकरण मांगा है जिसके एक मूल ये है और दूसरा मूल ये है। ये निकालेंगे अगर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 हो जाएगा। और ये निकालेंगे अगर 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे, ये मेरा 4 हो जाएगा। अब यहां पर मेरे दोस्त इस रूट और इस रूट वाला मतलब आर स्क्वायर एस स्क्वायर रूट और एस स्क्वायर एस आर एस का होल स्क्वायर, हमें क्या बोला कि आर और एस इसके रूट हैं। तो मुझे वो समीकरण बताइए जिनके रूट ये और ये हैं। तो जो समीकरण निकालना है उसके दोनों रूट हम जान चुके हैं। और जब हमें रूट पता हो तो समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। अब सोच लीजिए ये मेरा एक्स स्क्वायर हो गया माइनस सम ऑफ रूट, एक रूट हमारा 5 है, एक रूट हमारा 4 है, तो हो जाएगा 5 और 4 9, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 चौके 20, यानी फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपसे बहुत विश्वास है सर। मेरे दोस्त, मैं अपने सांस की आखिरी क्षण तक आपके विश्वास पर कायम रहने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। सर मेरा केवल 20 मार्क्स ही आता है, मैं इंक्रीज कैसे करूं? आप लगातार डिस्कशन देखते रहिए, हमारी क्लास को टॉपिक वाइज आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस सेट देते रहिए। कोई भी चीज़ एक दिन में इंक्रीज नहीं होता है, 10-15 दिन लगातार आप काम कीजिएगा ना, बहुत बेनिफिट आपको होगा। आप एकदम टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है, और काम बस निरंतर करते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 5x स्क्वायर प्लस 5p माइनस 1 इंटू एक्स 2p प्लस 5 के शून्यों का योगफल उनके गुणनफल के 1/4 के समान है। देखिए मूलों का ध्यान रखना, शून्यों का जो योगफल है उनके शून्यों के गुणनफल के मेरे दोस्त 1/4 के समान है। शून्यों का योग शून्यों के गुणनफल के 1/4 के समान है। ठीक है, अब आप बताओ मित्र मेरे, इस द्विघात का कहा शून्यों का योगफल शून्यों के गुणनफल का 1/4 है। तो शून्यों का योग क्या होता है? -b/a। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो मेरे दोस्त -b/a करेंगे तो माइनस, और b हमारा क्या है? 5p माइनस 1, और बाई a करने जाएंगे तो a हमारा है 5 बराबर शून्यकों का गुणनफल c/a। तो c क्या है मेरा? माइनस का 2p और प्लस 5, और बाई a कितना है? 5, और इनटू मेरे दोस्त 4। जब यहां से देख लें 5 से 5 तो कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, 4 से इधर गुना होगा 20p और -4 हो जाएगा। ये आपके पास 2p और प्लस में मेरे दोस्त 5 है। अब क्या करें? तो यहां से थोड़ा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे दोस्त। 4 2p इधर आके घटेगा 18p हो जाएंगे, -4 जाके जुड़ेगा 9, यानी p का मान 1/2 होगा। तो p का मान यहां से 1/2 नजर आ रहा है, आपको भी 1/2 हुआ होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या आप लोग का आंसर आ रहा है? कोई दिक्कत भी आपको हो रहा है? उम्मीदतः आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमें कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो 8 से विभाजित होती है। पहली बात मैं आपको एक चीज बताऊं, 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होकर के 999 तक जाती है। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ जी सर। तो 100 से 999 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 8 से डिविजिबल है? इसके लिए आप एक काम कर लो, क्या 1 से लेकर 999 तक में 8 से डिविजिबल देख लो, और इनमें से 1 से लेकर 99 तक में खोजकर घटा दो। हो गए सर। 1 से 999 देखेंगे, फिर 1 से 99 घटाएंगे, क्यों?
क्योंकि मुझे 100 से चाहिए, मुझे 100 से चाहिए और हम 1 से गिन लेंगे तो 99 तक तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब रही बात 1 से 999 तक में 8 से डिविजिबल कितनी संख्या होगी, कैसे बताएंगे? इसके लिए आखिरी नंबर उठाएंगे, 8 से भाग देंगे। यहाँ भी आखिरी नंबर उठाएंगे, 8 से भाग देंगे। सिर्फ भागफल लिखना है। देखिए 12 अठे 96, बचेगा यहाँ पर 3, 39, 8 चौको 32। अब यहाँ देखिए मेरे दोस्त 12 अठे 96, यानी फाइनली 112। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, हम कल स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारे बैच के बारे में बता देंगे दोस्त मेरे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आज भर बर्दाश्त कर लो, मैं कल बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखो, ए और बी एक कार्य को 600 में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से केवल 2 दिन में ही काम समाप्त हो जाता है। बताइए सी का पेमेंट क्या होगा? देखो भाई, ए अकेले किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी अकेले उस काम को 6 दिन में कर रहा है, लेकिन ए और बी जब सहारा सी का लेता है तो केवल 2 ही दिन में काम खत्म हो जाता है। सबसे पहले टोटल वर्क देख लीजिए, आपका 12 हो जाएगा। 4 दिन में 12, 1 दिन में 3, 6 दिन में 12, 1 दिन में 2, और 2 दिन में 12, 1 दिन में 6। आप यहां पर मेरे दोस्त देखिए, ए की क्षमता हमारा 3 है, बी की क्षमता हमारा 2 है। अब बताओ मेरे दोस्त, तीनों की एक साथ क्षमता 6, जिसमें ए 3 बी 2, तो सी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपसे एक बात पूछें, आप कहिएगा क्या? आपके मन में आता होगा कि मैं ये इफिशियंसी क्यों फाइंड किया हूं? मेरे दोस्त, इफिशियंसी मैंने इसलिए फाइंड किया क्योंकि तीनों जब एक साथ किया तो 2 ही दिन में हो गया, यानी कि ए भी 2 दिन किया, बी भी 2 दिन किया और सी भी 2 दिन किया। याद रखना, जब सभी वर्कर एक समान समय तक काम करते हैं तो मजदूरी का बंटवारा क्षमता के अनुपात में भी हो जाता है, यानी कि जो क्षमता का अनुपात है वही मजदूरी का अनुपात हो जाएगा। ए की मजदूरी, बी की मजदूरी, सी की मजदूरी, तीनों का आप देख लो, ये नजर आएगा। और ये मेरे दोस्त हमारे पास 600 है, यहाँ से एक रेशियो का मान क्या होगा? 100 हो जाएगा। एक का मान 100 होगा तो 3 का मान 300 होगा, 2 का मान हमारा 200 हो जाएगा और 1 का मान हमारा 100 होगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त सी का हिस्सा हमसे मांगेगा 100। बड़े आराम से आंसर दोगे, कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं। मेरे दोस्त ये क्या कहता है? निम्नलिखित में किसमें शांत दशमलव का निरूपण है? आपको मैं एक चीज बताता हूं, न्यूमरेटर में नंबर और नीचे ओनली 2, ओनली 5 या ओनली 2, ओनली 5 या 2 एंड 5 बोथ, 2 एंड 5 बोथ। ऊपर में नंबर, नीचे ओनली 2, ओनली 5 एंड 2 एंड 5 बोथ। तो इस स्थिति में दशमलव का प्रसार हमेशा शांत रहेगा। लेकिन न्यूमरेटर में नंबर, और ये देखिए ओनली 2 की पावर m, ओनली 5 की पावर n और 2 की पावर m, 5 की पावर n के अलावा कोई और रहे, कोई और रहे तो वैसी स्थिति में अशांत तो होगा लेकिन साथ में आवर्ती होगा, आवर्ती। यानी मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, लेकिन यहां मेरे दोस्त ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन एक बात और देख लेना, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा है ना, तो डायरेक्ट अशांत मत कहना, देखना कहीं उससे ये कट तो नहीं रहा है। जैसे मान लो ऊपर में
ऊपर में 21 है और नीचे में 35 है। तुम सीधे 35 देखा 5 गुने 7 और कह दिया अशांत, कह दिया अशांत। जैसे ही अशांत कहोगे ना, अशांत होगा तो मेरे दोस्त याद रखना आवर्ती भी होगा, अशांत आवर्ती हमेशा रिपीट करेंगे, ठीक है। लेकिन 7 को देखकर तुम अशांत आवर्ती कह तो रहे हो, लेकिन ये 7 तो मेरे दोस्त कट रहा है। अब जैसे ही 7 कट गया 21 से तो नीचे तो केवल 5 बचा, तो अब तुम्हारा अशांत कहना गलत होगा, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा जरूर देख लेना कि जिसको देखकर अशांत कह रहे हैं कहीं वो ऊपर वाले से कट तो नहीं रहा है। अगर नहीं कटता ना 7 से 21 तो ये अशांत होता और अशांत आवर्ती होता, ठीक है मेरे दोस्त। अब आप इसको देखो, हमें क्वेश्चन में पूछा है शांत, तो शांत किसका होगा, जिसके नीचे में केवल 2 या 5 होगा। ये तो हमारा 37 और बटे में 9, ये तो मेरे दोस्त क्या है, बटे में 2 और 5 नहीं है, 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती, अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इंग्लिश यहाँ से लिख दिया है, ठीक है। ये भी देख लो मेरे दोस्त, 7 या 21 और 1 22/7, ये भी मेरे दोस्त सेम बात है, ये भी हमारा अशांत होगा, अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन ये देख लो मेरे दोस्त, 5 1 5 1 6 6/5, नीचे में ओनली 5 है, ओनली 5, इसलिए मेरे दोस्त दशमलव प्रसार कैसा है, टर्मिनेटिंग है। यही आंसर होगा, क्योंकि मुझे टर्मिनेटिंग ही पूछ रहा था, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये था हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। ये तो कुछ है ही नहीं, बस एलसीएम ले लो, कहानी खत्म हो जाएंगे। आप चुपचाप एलसीएम ले लो, आप बस एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे यहाँ पर x+1 हो जाएगा, x+1+1 ये आपका x+2 रहेगा, इनटू इसका एलसीएम लोगे x+2 हो जाएगा, यहाँ पर x+2+1 x+3 हो जाएगा, इनटू यहाँ देख लो इसका एलसीएम क्या होगा x+3, x+3+1 ये x+4 हो जाएगा, और इनटू यहाँ देखना यहाँ एलसीएम हमारा x+4 होगा, x+4+1 ये हमारा x+5 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप देखो, इससे ही कट रहा है, इससे ही कट रहा है, इससे ही कट रहा है, फाइनली ऊपर में x+5 बच रहा है और नीचे में x+1 बच रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो इस तरीके से आज आपकी सेवा 40 क्वेश्चन की समाप्त हो गई है, ठीक है। और मेरे दोस्त आप सभी लोग जब कल हमारे साथ लाइव जुड़ोगे, कल मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना थोड़ा सा है, कौन सा ऑप्शन जाएगा देख लो, कौन सा ऑप्शन जाएगा। कल मैं एक वीडियो बना दूंगा स्ट्रेटजी वाली, जिस पर मैं आपको स्ट्रेटजी के लिए भी बता दूंगा और कौन सा बैच आपको लेना है, बैच के बारे में भी मैं आपको कल बता दूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू, गुड नाइट।